starting our 117th webinar with collaboration of so many societies. Already our partner societies are with us. But before starting today's webinar, I will request Professor Rashid Mahmood Saab to cite the Holy Quran. Right, sir. Right. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعنب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ये सूरत नहल की आयत 11 थी। इसमें अल्लाह ताला ने नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स का जिक्र किया है, बहुत सी फ्रूट्स का, और जिसका आज के लेक्चर से भी ताल्लुक है, और साथ ही रिसर्च का भी जिक्र है, सोचने का। तर्जुमा मैं पढ़ देता हूँ। इसी से अल्लाह ताला तुम्हारे लिए खेतियाँ, जैतून, खजूर के दरख्त, अंगूर और हर किस्म के फल उगाता है। हकीकत यह है कि इन सब बातों में उन लोगों के लिए बड़ी निशानी है जो सोचते समझते हों। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Thank you so much, Dr. Rashid. Very important thing you mentioned, that is the olive oil. आज का जो टॉपिक है ना, आज का टॉपिक जो है रिलेटेड टू दिस टाइप, स्पेशली इन्फ्लेमेशन। ये लफ्ज जो था, इट बिकेम वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग द कोविड बिकॉज द इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स वर became very important in the diagnosis of COVID. I am very thankful to Dr. Mubin Sayyed. I think Dr. Mubin Sayyed का जो नाम है एक इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है. Dr. Mubin Sayyed did as a MBBS from King Edward Medical College. At that time, it was medical college. और मुझे honored है कि at that time I was the demonstrator of pathology when he was doing he was the youngest student of fourth year MBBS. After that he went in the America and he developed, he did the MD, and और इसके बाद he did a lot of things. He and his family is known for the spreading of education, medical education, basic sciences and others. Dr. Mubin Sayyed, over to you, sir. Thank you very much, sir. Thank you for having me, and welcome to all guests. जो टॉपिक मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, दिस प्रॉबेबली शुड बिकम अ सीरीज ऑफ मल्टीपल टॉपिक्स, लेकिन आज मैं इसके कुछ हिस्सों को टच करना चाह रहा हूँ जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं और फाउंडेशनल हैं। और आई बिलीव कि everyone here who is in the audience actually know these concepts. It is really more of a refresher to understand कि जो latest research है इन्फ्लेमेशन में और डायबिटीज स्पेशली उसके कंट्रोल में वो किस डायरेक्शन में जा रही है और वो क्या देखा जा रहा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग या रोज़ा जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो मैं उसकी भी बात करूँगा। तो सबसे पहले आई वांट टू स्टार्ट विद दिस कि जो एजिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं वो कुरान हकीम में, मैं पिछले दिनों ये एक आयत पढ़ रहा था जिसमें अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि तुम्हें पैदा किया, फिर तुम यंग होते हो, फिर जवान होते हो, फिर तुम्हें बुढ़ापा आता है। तो वो तो एक फैक्ट ऑफ आवर लाइफ है। हाउएवर क्वेश्चन जो हमें आंसर करना वो ये है कि क्या हमारे सेल वाकई बूढ़े हैं, और अगर नहीं है तो जो हमारे सेल्स का अपीयरेंस है, अब मैं भी 55 का हूँ, तो जो अपीयरेंस है वो बुढ़ापे वाली क्यों हो जाती। और जैसे हम 40-50 के बाद पहुँचते हैं तो हमें मुख्तलिफ तरह की जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं, इन्फ्लेमेशन क्यों हो जाती है, उससे फिर डिजीज़, जोड़ों के दर्द, पट्ठों के दर्द, फटीग, डायबिटीज़, रीनल प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स, सोचने की कैपेबिलिटी, कॉग्निटिव डिक्लाइन, मेमोरी डिक्लाइन, ये क्यों होना शुरू हो जाता है। और ये पिछले कुछ महीनों से ये मैं डिस्कशंस यहाँ के जो रिसर्च वर्कर्स हैं उनके साथ भी करता रहा हूँ। तो इसको आई वांट टू प्रेजेंट सम कॉन्सेप्ट्स
जिनसे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें इन्फ्लेमेशंस होती क्यों हैं और हम उन्हें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। उसी में फिर डायबिटीज़ को भी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इवन रिवर्स कर सकते हैं। तो आई एम गोना स्टार्ट विद दिस। इमेजिन कीजिए कि, बल्कि मैं एक स्क्रीन शेयर करके एक जल्दी से आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है सेल की। अगर आप किसी से भी पूछिए, इवन लिटरेचर में भी देखिए मेडिसिन के, तो उसमें जब एजिंग की बात होती है तो उसमें ये कहा जाता है कि एज आवर सेल्स एज वी डेवलप फॉलोइंग थिंग्स। और वो हर एक सेल जो है, स्किन के सेल एज की है तो उसमें कुछ और मसला है, लिवर के सेल एज की है तो कुछ और है, पेंक्रियास से कुछ और है। जो मैं आपको प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, हमें पता है कि ब्रॉडली हमारे दो तरह के सेल्स हैं। एक वो हैं जो मुसलसल डिवाइड हो रहे हैं, जैसे इम्यून सिस्टम, ब्लड सेल्स, स्किन सेल्स, जीआईटी सेल्स। और एक वो हैं जो स्टेबल हैं, विच आर अरेस्टेड इन नॉन डिवाइडिंग स्टेट। जो स्टेबल सेल्स हैं वो तो रिप्लेनिश नहीं होते, वो नए नहीं बनते। और जो डिवाइडिंग सेल्स हैं वो हर वक्त नए बन रहे हैं। तो क्या हम ये अस्यूम कर सकते हैं कि जो स्टेबल सेल्स हैं वो पुराने होते जा रहे हैं, बूढ़े होते जा रहे हैं? तो हियर आई हैव अ सेल। कोई भी सेल आप सोच लीजिए, लिवर का सेल सोच लें, पेंक्रियास का सोच लें, न्यूरॉन सोच लें। हमारे सेल के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका काम है टू मेक फॉस्फोलिपिड्स एंड अदर लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल्स एट्सेट्रा। फॉस्फोलिपिड्स जो वो बनाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो मुसलसल उससे एग्जिट करते हैं एंड दे बिकम पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इसी तरह से फॉस्फोलिपिड्स गो एंड बिकम पार्ट ऑफ द अदर मेम्ब्रेन्स विद इन द सेल, द ऑर्गेनेली। न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स हैं, एंडोसोम्स हैं, गोल्गी ऑपरेटस है। ऑल ऑफ दोज हैव मेम्ब्रेन्स, नॉट डबल लेयर्ड बट दे हैव मेम्ब्रेन्स। तो उनके जो फॉस्फोलिपिड्स हैं दे आर कंटिन्यूसली रिप्लेनिश्ड। और एक सेल की पूरी जो मेम्ब्रेन है वो तकरीबन 15 दिन में मुकम्मल रिप्लेनिश हो जाती। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं, और ये जो मेरे क्वेश्चंस हैं ये रिटोरिकल क्वेश्चंस हैं, मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ये नहीं पता, इसका सिर्फ ये मतलब है कि इट क्रिएट्स ए क्यूरियोसिटी। तो उसका फिर मुझे जवाब दे के तो मैं अपने टॉक को आगे बढ़ाता हूँ। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँ कि क्या ये जानने के बाद क्या हम ये मान सकते हैं कि हमारे सेल की मेम्ब्रेन 50 60 या 60 साल या 70 साल पुरानी है, 80 साल 90 साल? आई वुड सस्पेक्ट कि आप कहेंगे नहीं, ये हर, चाहे स्टेबल सेल है, एक न्यूरॉन भी अगर है तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो रिप्लेनिश हो रही है विद इन डेज। अगर हम इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया को देखें जो सेल का एक और हिस्सा है, तो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है बिटवीन डेज टू वीक्स सारे नए बन जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया आर कंटिन्यूसली डूइंग फिशन एंड फ्यूजन, वो मुसलसल अपने आप को मॉर्फ कर रहे हैं और चेंज कर रहे हैं। अगर आप सेल्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स को देखें, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है कुछ सेल्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं, जैसे मसल सेल्स हैं। और बाकी सेल्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है, अगर किसी चीज़ ने, किसी कार्गो ने, किसी एंजाइम ने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, तो वो उन दो पॉइंट्स के दरमियान में माइक्रोट्यूब्यूल बनाई जाती है। उसके बाद डाइनिन एंड काइनेसिन प्रोटीन्स आती हैं, वो कार्गो उठाती हैं और पॉइंट ए से बी पे चली जाती हैं। उसके बाद वो माइक्रोट्यूब्यूल तोड़ दी जाती है। तो माइक्रोट्यूब्यूल अगर दोबारा चाहिए तो दोबारा नई बनाई जाती है। एंड इट टेक्स एनीवेयर फ्रॉम मिनट्स टू आवर्स, जिसके अंदर वो रिसाइकल हो जाती है। मैसेंजर आरएनए जो सेल से निकलता है, न्यूक्लियस से निकलता है, उसकी कई दिन तक उसकी लाइफ है, उसके बाद वो डिग्रेड हो जाता है। एंजाइम्स जितने सेल के अंदर काम कर रहे हैं, वो जब काम करने की ज़रूरत होती है तो उस वक्त मैसेंजर आरएनए आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या साइटोप्लाज्म में, बेस्ड ऑन के कहाँ का वो एंजाइम है। और उससे फिर एंजाइम मैन्युफैक्चर होता है राइबोसोम में। उसके बाद वो एंजाइम को हीट शॉक प्रोटीन्स जो फोल्ड करने में हेल्प करती हैं, फिर एंजाइम अपना काम करता है, फिर उस एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, रिसाइकल कर दिया जाता है। अगर वो एंजाइम दोबारा चाहिए तो दोबारा बनाया जाता है। तो हमारे एंजाइम सारे नए हैं, हमारे राइबोसोम्स नए हैं। राइबोसोम्स जो हैं वो रिप्लेनिश हो जाते हैं विद इन डेज। तो
एक सेल क्या, किसी भी स्टेबल सेल को सोचिए, उसका हर हिस्सा नया है। आई कैन क्लेम कि जो एक सेल है आपका, कोई भी सेल सोच लीजिए, उसकी जो जितना वो ब्रांड न्यू है, वो वैसे ही है जैसे हम जब पैदा हुए थे। तो अगर ऐसी बात है, तो फिर माल फंक्शन क्यों आता है? फिर हमारा सेल बूढ़ा क्यों होता है? हमारा सेल गलत तरीके से काम क्यों करता है? डिसफंक्शनल क्यों हो जाता है? अब उसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन मैं उन थ्योरीज में जाने से पहले ये एक पॉइंट यहाँ पर आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, जो आई होप कि आपकी थिंकिंग की बेसिस बन जाएगी, अपनी मैनेजमेंट की और अपने पेशेंट्स की मैनेजमेंट की, कि जो सेल्स हैं, दे आर एक्चुअली न्यू, दे आर ऑलवेज न्यू। और जो डिवाइडिंग सेल्स हैं, वो तो और भी नए हैं, वो तो हर मिनट सेकंड में बन रहे हैं। तो स्टेबल सेल भी नए हैं। स्टेबल सेल में एक न्यूरॉन अगर कोई आप ले लीजिए, वो ब्रेन से जहाँ पे भी कनेक्टेड है, वो न्यूरॉन रहेगा वही, लेकिन उसका सारा स्ट्रक्चर बदल दिया जाता है। आपको पता है कि उसके जो इवन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो बनाए जाते हैं, रिलीज़ किए जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, या रीअपटेक करके फिर दोबारा स्टोर करके फिर रिलीज, इवेंचुअली दे आर डिस्ट्रॉयड। जितने सेल के ऊपर रिसेप्टर्स हैं, वो बनाए जाते हैं, इस्तेमाल होते हैं, उसके बाद डिके कर दिए जाते हैं। कोई चीज़ हमारी बॉडी में ऐसी आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते जिसकी एक लाइफ साइकिल छोटी सी ना हो, जो मुसलसल नई ना बन रही हो। ब्लड के अंदर देख लीजिए, एल्ब्यूमिन्स हैं, ग्लोबुलिन्स हैं, वो हर वक्त नहीं बन रही हैं। अगर इन्फ्लेमेशन के दौरान कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, तो वो नया बनता है। अगर एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन्स आ रही हैं, तो वो नई बनाई जाती हैं। तो हर चीज़ तो नई है, तो हम फिर कैसे बूढ़े हुए? सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। और मेरी जो रिसर्च वर्कर्स के साथ डिस्कशन थी, वो ये थी कि आम तौर पे अब जो लिटरेचर में नई चीज़ आई, पहले हम बात किया करते थे टीलोमरेज की, कि जी टीलोमरेज जो है, वो डीएनए का टीलोमरेज ऐसा ऐसा छोटे होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम बूढ़े होते हैं। पर मसला ये है कि टीलोमरेज का छोटा होना सेल की डिवीजन पे बेस करता है। व्हेन एवर द सेल डिवाइड्स, दैट इज़ व्हेन दिस टीलोमरेज बिकम्स टाइनी बिट स्मॉलर। तो हमारे तो जो डिवाइडिंग सेल्स हैं, वो इम्यून सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, जीएटी के सेल्स हैं, स्किन सेल्स हैं, कुछ हिपोकैम्पस के अंदर हैं, बोन मैरो के अंदर ज़ाहिर है बैठे हुए हैं। पर हमारे स्टेबल सेल्स तो डिवाइडिंग सेल्स नहीं है, उनके तो टीलोमरेज शॉर्ट नहीं होते, या जो शॉर्ट हुए थे शुरू में बस वही हुए थे, उसके बाद तो वो शॉर्ट नहीं होते। तो हमारे स्टेबल सेल की जो एजिंग है, या उनके अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, वो टीलोमरेज तो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, टीलोमरेज शॉर्टनिंग। तो ये थ्योरी ऑफ टीलोमरेज शॉर्टनिंग फॉर इन्फ्लेमेशन एंड एजिंग इज एक्चुअली आउट ऑफ द विंडो। तो फिर उसके बाद हमारे सेल को क्या मसला है कि ये ख़राब होता? तो जो मेरी डिस्कशन थी, उसमें मैंने अपने एक दोस्त से पूछा, उसने मुझे कहा कि यार जो लेटेस्ट है ना, वो ये है कि एपिजेनेटिक चेंजेस हैं। एपिजेनेटिक चेंजेस आर कि हमारा जो न्यूक्लियस है, जो हमारा डीएनए है, उसको ओवर टाइम एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से उसके अंदर म्यूटेशंस आ गई, जो उसके अंदर कैरीड हैं, जो ठीक नहीं हुई, जो रिपेयर नहीं हुई। उन म्यूटेशंस की वजह से जो प्रोटीन्स बन रही हैं, वो मिस शेप्ड हैं, जिसकी वजह से सेल सही तरह से काम नहीं करता। तो कहने लगे चूंकि ये एपिजेनेटिक चेंजेस कैरी होती हैं, इस वजह से हमारा सेल सही काम नहीं करता। तो आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। मैंने कहा कि एपिजेनेटिक चेंजेस रिपेयर क्यों नहीं हुई? क्या डीएनए रिपेयर एंजाइम्स होते नहीं? तो कहने लगे हाँ होते हैं, लेकिन वो एंजाइम जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने उनसे अगला सवाल ये किया कि अगर एंजाइम वो ख़राब हो जाते हैं, तो उनकी तो एज छोटी सी होती है, 2-3 दिन रहते हैं मैक्सिमम। एंजाइम नॉर्मली घंटे 2 घंटे में डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और नया बनता है उसके बाद। तो अगर रिपेयर एंजाइम विद इन 2-3 आवर्स रिप्लेनिश हो जाता है, तो हम उसको बूढ़ा एंजाइम कैसे कह सकते हैं? या तो ये हो कि डीएनए रिपेयर एंजाइम जब हम पैदा हुए थे तब बना है, और आज तक वो बेचारा काम कर रहा है, तो हम कहते हैं जी अच्छा अब ये वेयर आउट हो गया, ये काम नहीं कर सकता। पर ऐसी तो कोई बात ही नहीं। तो वो कहने लगे कि देखो, जब म्यूटेशन हो जाती है, तो उस म्यूटेशन के जवाब में जो चीज़ बनती है वो ख़राब बनती है। मैं कहा जी मैं इस पे एग्री करता हूँ, लेकिन म्यूटेशन को जो नहीं हम संभाल सक रहे,
उसको रिपेयर नहीं किया, उसका क्या वजह? और मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एपिजेनेटिक चेंजेस में और थोड़ा इसमें स्कोप ऑफ डिस्कशन में लाता हूँ कि ये मुमकिन है कि एपिजेनेटिक चेंजेस कोई केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से, एक्सरेज की वजह से, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से, सेल के ऊपर एक्सेसिव लैक्टिक एसिड या दूसरी चीज़ों की वजह से भी प्रोड्यूस हो सकती हैं। और बाज़ डीएनए के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इस सारी चेंजेस को रिपेयर करवाए, कि रिपेयर एंजाइम्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो कई दिन लगा के सारा डीएनए को चेक करें, या सेल के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो रिपेयर एंजाइम्स को एनर्जी प्रोवाइड करे कि वो जाके सारे सिस्टम को चेक करें। लेकिन जो ये मेरी इस बात करने का मकसद है वो ये है, जो मैंने उन रिसर्च वर्कर से भी डिस्कस किया। मैंने कहा जी, एक बच्चा जब ग्रो करना शुरू करता है तो एट सम पॉइंट पहली एपिजेनेटिक चेंज आई। वो क्यों आई? अगर हम बाकी सारे मामला एपिजेनेटिक चेंज पे डाल दें तो वो जो पहली थी वो कहाँ से आई? उन्हें इस बात का जवाब नहीं था। उन्हें ये पता था कि जी एपिजेनेटिक चेंजेस है, उससे हम बूढ़े हो रहे हैं। सो आई हैड टू डू द रिसर्च टू कम बैक विद दीज आंसर्स। सो देखिए, हम शुरू करते हैं एक बेबी सेल से, या बेबी के सेल से। हमारे सेल तो अभी भी बेबी हैं। बेबी के सेल से, बेबी जब बॉर्न हुआ और उसका सेल जो है उसने काम करना शुरू किया, हमने उस सेल को फीड करना शुरू किया। हमने उसे फीड किया कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, चिकनाइयाँ, लिपिड्स, वो सेल्स के अंदर गई और उन्होंने अपना काम शुरू किया। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इज़ अ मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक। जब कार्बोहाइड्रेट्स को हम यूज़ करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ऑफ कोर्स आपको सबको पता है कि वो पार्शली साइटोसोल में उनका ग्लाइकोलाइसिस का हिस्सा है और बाद में वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते हैं और वहाँ पे उसको फर्दर एटीपी के लिए कन्वर्ट किया जाता है। तो हमें ये पता है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसके 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं, करेक्ट? मतलब ये वो चीज़ें जो हमें सबको पता है। मैं सिर्फ एक बड़ी इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। जो NADH है और जो FADH2 है, Take this, cut ये with this one. सॉरी कंटिन्यू, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो NADH है कॉम्प्लेक्स 1 और जो FADH2 है कॉम्प्लेक्स 2, उनके अंदर से होता यह है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इस चेन में तो इन से कुछ इलेक्ट्रॉन्स लीक होते हैं, एनर्जी लीक होती है। और 2 to 5% ऑफ ऑल द एनर्जी यू एट, आपने आज जो कुछ भी खाया उसमें से 2 से 5% जो सेल्स में गया उसका 2 से 5% जो है वो लीक कर दिया जाता है, इंटेंशनली डिलिबरेटली लीक किया जाता है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जो सेल है ये जानना चाहता है कि क्या मैं किसी स्ट्रेस को हैंडल करने के काबिल हूं या नहीं हूं। सो सेल के अंदर इसकी अपनी छोटे छोटे सेंसर्स या लैब्स लगी हुई हैं जो ये देखना चाह रही होती हैं कि क्या मेरे सेल के अंदर तमाम चीज़ें सही काम कर रही हैं या नहीं। उसका तरीका क्या है? एक तरीका, मतलब देयर आर मेनी वेज टू चेक दैट। एक उसका तरीका ये है कि सेल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाता है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जब लीक हुआ तो करीब जो ऑक्सीजन पड़ी हुई है वो इलेक्ट्रॉन उसको उसके साथ बाइंड हो गया। वो ऑक्सीजन अब रिएक्टिव होगी, ग्रीडी हो गई। उसको जब आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उसका दिल चाहता है मुझे एक और भी मिले। वो ऑक्सीजन भागती फिरती है। 2 से 5% जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस हुई उनको जो हमारे सेल के एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम्स हैं वो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेजेस हैं, इसी तरह से NADPH सिस्टम है और न्यूट्रलाइजिंग सिस्टम्स हैं। 2 से 5% को वो कर सकते हैं। तो देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब सेल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी प्रोड्यूस करके डिलिबरेटली अपने अंदर उसको फैलाता है तो उसका मकसद ये होता है कि वो ये चेक करे कि मेरे एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। अगर कोई नया स्ट्रेस आ जाए, कोई वायरस आ जाए, बैक्टीरिया आ जाए, कोई ऐसी चीज़ आए जो मेरे ऊपर स्ट्रेस डालेगी तो क्या मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ, क्या मेरे पास एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं। तो उनको टेस्ट करने के लिए सेल ये बनाता है रॉस।
अगर एंटीऑक्सीडेंट्स ना मौजूद हो और एंटीऑक्सीडेंट्स की बात हो रही है, तो पहली मैं जो रिक्वेस्ट करूंगा, हम सबको ये चाहिए कि वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट्स और लिपिड सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी खुराक में हर रोज़ पे रखें। मैंने अक्सर ये देखा है, इवन यहाँ पर प्रैक्टिस में डॉक्टर्स जो हैं वो किसी को विटामिन सी दे के कहते हैं कि जी मैंने इन्हें एंटीऑक्सीडेंट दे दिया। विटामिन सी इज़ अ वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन सी जब दिया जाता है तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ है उनको तो हैंडल कर सकता है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स हैं, जो पेरोक्साइड हो गए, जो लिपिड पेरोक्सीडेशन हुई, जो रेडिकल लिपिड बने, उनको विटामिन सी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि विटामिन सी लिपिड सॉल्युबल नहीं है, वो जा ही नहीं सकता लिपिड कंपार्टमेंट्स में। उसके लिए हमें वी मस्ट हैव ए लिपिड बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट, फॉर एग्जांपल विटामिन ई, या ग्लूटाथायोन, या अल्फा लाइपोइक एसिड। दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि किसी भी पेशेंट को अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स दे रहे हैं तो दे हैव टू बी वाटर सॉल्युबल एंड लिपिड सॉल्युबल, और अगर आप अपने लिए यूज़ कर रहे हैं तो दे हैव टू बी वाटर सॉल्युबल एंड लिपिड सॉल्युबल। अकेला वाटर सॉल्युबल काम नहीं कर सकता और अकेला जो लिपिड सॉल्युबल है वो नहीं कर सकता। आप किसी पेशेंट को सिर्फ विटामिन ई दे दें तो उनके वाटर सॉल्युबल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैंडल नहीं होती। अगर आप सिर्फ विटामिन सी दे दें तो उनकी लिपिड सॉल्युबल हैंडल नहीं होती, तो दे हैव टू बी हैंडल टुगेदर। इससे मैं वापस यहाँ पे आता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम्स जो हैं वो सही काम नहीं कर रहे, वो एग्जॉस्टेड हैं, पेशेंट की खुराक में नहीं है, या एब्जॉर्प्शन सही नहीं है, या कंज्यूम हो गए इन्फ्लेमेशन की वजह से। अब जब सेल ने अपने रॉस बनाए, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, तो ये जाके डैमेज करना शुरू कर देंगे। मैं भी वो एक्सप्लेन करूँगा कैसे डैमेज करते हैं। जब वो डैमेज करेंगे तो न्यूक्लियस को स्ट्रेस सिग्नल्स जाएंगे कि जनाब ये इस वक्त हम डैमेज हो रहे हैं, तो न्यूक्लियस फिर अपना डिफेंसेस को अप करेगा और एंटीऑक्सीडेंट्स बनाने की कोशिश करेगा। सो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से 2 to 5% रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी लीकेज इज एक्चुअली डिलिबरेट एंड इज यूजफुल एंड फिजियोलॉजिकल। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज सिग्नलिंग के लिए भी काम करते हैं, ब्रेन में भी काम करते हैं, सेल्स में भी करते हैं। हाउएवर जब ये 2 to 5% से बढ़ जाते हैं तो फिर क्या होता है, और बढ़ते क्यों? बढ़ते सबसे सिंपल तरीका है कार्बोहाइड्रेट्स। और ये भी हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स कम हो लेकिन सेल की स्टेट इन्फ्लेमेटोरी हो, तभी हमने इन्फ्लेमेटोरी स्टेट प्रोड्यूस नहीं की है। ये बेबी सेल है, ब्रांड न्यू सेल है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसको अपने रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी ज़्यादा बढ़ा दी है, कैसे कि इसको कार्बोहाइड्रेट्स, नान खिलाए, रोटियां खिलाई, चावल खिलाए, मोटा किया। वो जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं वो ये करती हैं कि जाकर, तो अब वो चूँकि साइटोप्लाज्म में फिर रहे हैं, तो साइटोप्लाज्म में सेल के सारे फंक्शनल यूनिट्स पड़े हुए हैं, उसके अंदर एंजाइम्स पड़े हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स पड़ी हुई हैं, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन जिस चीज़ से टकराता है उसका एक इलेक्ट्रॉन उससे खींच लेता है, उसको रिड्यूस कर देता है। इट वुड टेक एन इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम इट। मुलाजिम हुसैन साहब कह रहे हैं कि फ्रॉम वेयर कैन वी गेट दी लिपिड सॉल्युबल। सो विटामिन ई के जितने सोर्सेज हैं वो लिपिड सॉल्युबल्स हैं। फिश ऑयल इज़ अ वेरी गुड वन। करेक्ट मुनीर अब्बासी साहब, एनी फूड दैट विल प्रोवाइड विटामिन ई, एब्सोल्युटली। अच्छा, अब जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी है, मैं यहाँ पर एक प्रोटीन बनाता हूँ, जो अब मैं ये बात कर रहा हूँ ना, ये हमारा फाउंडेशन है बाकी सारी बात की। फ़र्ज़ कीजिए ये कोई एक प्रोटीन है, कोई एंजाइम सोच लीजिए, फास्फोलाइपेज A2 सोच लें। इस एंजाइम का एक स्ट्रक्चर है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स हैं, उन अमीनो एसिड्स की जो आपस में केमिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं उसकी वजह से प्रोटीन का एक ख़ास शेप है। इसके पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी आई, उसने आके इसका एक इलेक्ट्रॉन चुरा लिया। जब वो इलेक्ट्रॉन चुराया तो इस प्रोटीन की शक्ल बदल गई। ऐसे ही है कि कोई बिल्डिंग हो तो आप जाके उसका एक सतून, वेट बेरिंग सतून जो है वो तोड़ दें, तो जो प्रोटीन है उसकी शक्ल बदल गई, वो डी शेप हो गई। और मैं कुछ टर्म्स बोलता जाता हूँ ताकि अगर कोई रिसर्च करना चाहें तो ये बात है मिसफोल्डेड प्रोटीन। देर आर टू टर्म्स दैट आर यूज, मिसफोल्डेड प्रोटीन या अनफोल्डेड प्रोटीन, मैं दोनों की बात करता हूँ।
अभी मैं बात कर रहा हूँ मिसफोल्डेड प्रोटीन की। ये साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस होती हैं जब उनके ऊपर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज अटैक करती हैं। आपको पता है कि मिसफोल्डेड प्रोटीन अगर बन जाए तो हमारा सेल क्या करता है? इस सेल में सपोज कीजिए कि मिसफोल्डेड प्रोटीन बन गई। अच्छा, एक और चीज़ भी जेन में रखिए कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी ने जब इसका इलेक्ट्रॉन खा लिया तो वो खुद खुश हो गया, ऑक्सीजन इज फाइन नाउ। ऑन द अदर हैंड ये प्रोटीन अब मिसशेप हो गई। जब प्रोटीन मिसशेप हो जाती है तो हमारे सेल्स के अंदर प्रोटीन्स को मैनेज करने के लिए शेपरॉन प्रोटीन्स की एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है। जैसे हमारे लेट्स से कॉलेजेस, मेडिकल की बात हो रही है, कॉलेजेस या हॉस्पिटल्स में एडमिनिस्ट्रेशंस हैं और एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है एडमिनिस्ट्रेशन का जिसमें बहुत सारा स्टाफ है जो काम कर रहे हैं। सेल के अंदर प्रोटीन मैनेजमेंट की एक कंप्लीट हब है जिसको शेपरॉन प्रोटीन हब्स कहते हैं, जो कि प्रोटीन के पैदा होने से उसकी यंग एज से उसकी डेथ तक उसको मैनेज करती है। अब ये प्रोटीन पैदा हुई थी, आपको पता है कि जब प्रोटीन पैदा होती है तो तब भी शेपरॉन प्रोटीन्स इसको हेल्प करते हैं। राइबोसोम में जब एमआरएनए ट्रांसलेट होता है तो उससे जो प्रोटीन बनती है वो प्रोटीन उठ के तो साइटोप्लाज्म में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गिर नहीं जाती कहीं पर, राइट? ये नहीं होता कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसमें कहीं गिर गई है या साइटोप्लाज्म में कहीं गिर गई और अब बस आवारा फिर रही है। उस प्रोटीन को जब प्रोड्यूस किया जाता है तो हीट शॉक प्रोटीन्स उसके साथ लगी होती है राइबोसोम में, जिनके अंदर प्रोटीन को डाला जाता है। ऐसे समझ लीजिए इंक्यूबेटर लगा हुआ है जिसमें बेबी जो पैदा हुआ है वो सीधा उस इंक्यूबेटर में रखा जाता है। हीट शॉक प्रोटीन जो है इस बेबी प्रोटीन को टाइम देती है कि वो फोल्ड सही तरह से हो जाए, वो 3D शेप में आ जाए। तो इस हीट शॉक प्रोटीन के अंदर बैठ के तो बेबी प्रोटीन ऐसा ऐसा अपनी शेप को गेन करती है और 3D बन जाती है। जब 3D बन जाती है तो उसको निकाल दिया जाता। अब वही प्रोटीन जो पैदा हुई थी अब वो बेचारी डैमेज हो गई। जब वो डैमेज हो गई है तो फिर दोबारा जो सेल करता है पहला प्रोसेस इसको ठीक करने का, वो ये कि इसके इर्द गिर्द हीट शॉक प्रोटीन बना देता है। या एक हीट शॉक प्रोटीन आती है HSP, नॉर्मली HSP 70 एंड 95 या 90। HSP 70 90 में से कोई प्रोटीन आएगी वो इसके इर्द गिर्द इसको उठा लेगी, इस डैमेज प्रोटीन को, एंड वंस अगेन इट वुड ट्राई टू गिव इट सम टाइम कि ये प्रोटीन दोबारा से करेक्टली फोल्ड हो जाए। ये मिसफोल्डेड प्रोटीन है, इसको चांस दिया जा रहा है कि तुम ठीक हो जाओ, तुम्हें रेस्ट करो, अपनी एनर्जी के स्ट्रक्चर्स को ठीक करो और करेक्टली फोल्ड हो जाओ। अगर तो वो फोल्ड हो जाती है करेक्टली तो वो इस इंक्यूबेटर से निकाल दी जाती है, हीट शॉक प्रोटीन से निकाल दी जाती है और वो एंजाइम दोबारा अपना काम करने लग जाए। अगर वो सही नहीं होती तो जो हीट शॉक प्रोटीन है वो उसके साइड से हट जाती और जो ये अब मिसशेपन प्रोटीन है इसको यूबिक्विटिनेशन फ्लैग लगा दिए जाते हैं। यूबिक्विटिनेशन का भी हमें सबको पता है, नॉर्मल प्रोटीन रिसाइकलिंग का प्रोसेस है यूबिक्विटिनेट करना। उसके अंदर प्रोटीन के ऊपर फ्लैग प्रोटीन लगा दी जाती है, मार्क कर दिया जाता है कि जनाब ये जो बिल्डिंग है इसको गिराना है। यूबिक्विटिनेशन का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के लिए जो प्रोटीन्स आती हैं उन प्रोटीन्स का एक कंडीशन होती है यूबिक्विटिनेट करने की। वो कंडीशन ये है कि अगर तो वो पहचानती हैं, अगर ये प्रोटीन फेमिलियर लगती है तो वो इसको तोड़ती हैं, नहीं तो नहीं तोड़ती। इसका क्या मतलब है? फर्ज कीजिए कोई पुरानी बिल्डिंग है जिसको गिराना है, तो आपने डिमोलिशर्स को बुलाया कि आके जी ये बिल्डिंग गिरा दें। तो वो जाके बिल्डिंग को इंस्पेक्ट करते हैं, उसको देखते हैं किस तरह की बनी हुई है, कैसी बनी हुई है, क्या हम इसे गिरा सकते हैं। अगर तो उन्हें महसूस होता है कि ये बिल्डिंग का नॉर्मल स्ट्रक्चर है जैसे सारी बिल्डिंग्स का होता है और हमें इसको तोड़ने के लिए ये तरीका करना पड़ेगा, तो आपसे कहेंगे जी ठीक है हम इसे डिमोलिश कर देंगे। लेकिन अगर आप उनको एक ऐसी प्रोटीन पेश करें जो इतनी ज़्यादा बेंट आउट ऑफ शेप है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि इसका स्ट्रक्चर है क्या, तो वो रिफ्यूज़ करके चले जाएंगे कि जनाब हम नहीं इसे गिरा सकते, हम इसको रिसाइकल नहीं कर सकते। तो जब यूबिक्विटिनेशन के लिए मार्क होती है कोई प्रोटीन तो ये शर्त नहीं है कि वो अब तोड़ दी जाएगी। यूबिक्विटिनेशन कैन फेल, व्हेन दैट फेल्स तो वी नाउ हैव अ प्रॉब्लम। हमने इस प्रोटीन को सही करने की कोशिश की, वो सही नहीं हुई। हमने इस प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, ये बेंट आउट ऑफ शेप है,
ये मिसफोल्डेड है, इसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकी। जब ऐसा होता है तो इस प्रोटीन को छोड़ दिया जाता है ऐसे ही साइटोप्लाज्म में, या अगर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें भी ऐसी प्रोटीन्स बनती हैं, उनको अनफोल्डेड प्रोटीन्स कहते हैं। जो साइटोप्लाज्म में डैमेज होकर बनती हैं उनको मिसफोल्डेड कहते हैं। अनफोल्डेड प्रोटीन का जो निज़ाम है वो एक अलहदा निज़ाम है, उसको कहते हैं अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स सिस्टम। उसको मैं बाद में बात करूँगा। ये सारी चीज़ें अभी हम एजिंग की तरफ लेके जाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम इसको सही कर सकते हैं। अच्छा, अब जब ये प्रोटीन बेंड आउट ऑफ शेप हो गई और ये इसको ना हम सही कर सके ना इसे तोड़ सके, तो उसको छोड़ के चले गए ऐसे। जब उसको छोड़कर चले गए तो आप बताइए कि जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस हो रही हैं, क्या वो इसके ऊपर अटैक नहीं करती रहेंगी? वो हर चीज़ पे अटैक करती हैं। वो इस टूटी हुई प्रोटीन पर और अटैक करेंगी। चुनाचे ये प्रोटीन जब साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई है खुली फिजा में, इसके ऊपर मिसाइल आके लगते रहेंगे और ये अपनी शेप चेंज करती रहेगी। जितनी शेप चेंज करती जाएगी उतना ही मुश्किल होता जाएगा टू रिसाइकल इट। इस प्रोटीन को छोड़ दिया। अब इस तरह की और भी बहुत प्रोटीन्स हैं जो इसी प्रोसेस से गुजर रही हैं, जो ना इंक्यूबेट होके करेक्टली फोल्ड हो सकें, जो ना ही रिसाइकल हो सकें, यूबिक्विटिनेट हो सकें। वो प्रोटीन्स जो हैं वो आपस में, वो साइटोप्लाज्म में तैरती फिर रही हैं, वो आपस में जब करीब आती हैं तो एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कहीं पे कोई वो ट्रैश पड़ा हो, टुड़े मुड़े कागज़ पड़े हो, वो एक दूसरे के पास आए तो वो कागज़ आपस में वो एक ट्रैश का पाइल बनने लग जाए। इसकी वजह से हमारे साइटोप्लाज्म में मिसफोल्डेड प्रोटीन एग्रीगेट्स बन जाते हैं। मिसफोल्डेड प्रोटीन एग्रीगेट्स ब्रेन में जब बनते हैं, जो कि जेनेटिक भी हो सकते हैं, तो वो हम उन्हें कहते हैं मिसफोल्डेड प्रोटीन टैंगल्स, जिनकी वजह से डिमेंशिया और अल्जाइमर्स होता। जब आम सेल में बनते हैं तो हम इन्हें कहते हैं मिसफोल्डेड प्रोटीन एग्रीगेट्स। ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन एग्रीगेट्स हैं, ये जो बेबी था, उसका जो बेबी सेल है, उसमें मिसफोल्डेड प्रोटीन एग्रीगेट बनने शुरू हो गए पहले दिन से ही। लेकिन उसका जो ब्रांड न्यू सेल है, उसके अंदर एक दो माइक्रोस्कोपिक से भी छोटी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो मिसफोल्डेड हैं, तो फिर क्या हुआ? इट डजंट मैटर। अच्छा, सेल को अल्लाह ताला ने हमें ये एक्चुअली इससे अगला मैकेनिज्म भी दिया हुआ है कि इनको कैसे तोड़ना है। इसके लिए हमारे पास थर्ड प्रोसेस है जो इनको तोड़ता है, वो कहलाता है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी जो है, जिसको हम ऑटोफेजी, बस का मैं सुनता हूँ लोग कह देते हैं, आइदर वे इज फाइन। ऑटो अपना आप, फेजी खाना, अपने आप को खाना। ऑटोफेजी जो है वो एक अलहदा प्रोसेस है जिसकी वजह से बड़े कूड़े के ढेर उठाए जाते हैं सेल के अंदर से। ऑटोफेजी का एक रूल है। ऑटोफेजी इन मिसफोल्डेड प्रोटीन्स को हैंडल कर सकती है, पर उसकी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि ऑटोफेगोसोम्स उस वक्त तक एक्टिवेट नहीं होते जब तक कि सेल न्यूट्रिशनल डेफिसिट में ना जाए। सेल मुसलसल अपने एनवायरनमेंट को सैंपल कर रहा होता है, मुसलसल पिनोसाइटोसिस कर रहा होता है, मुसलसल पी रहा होता है जो एनवायरनमेंट है उसके इर्द गिर्द। उसको देख के वो क्या चेक कर रहा होता है? वो ये चेक कर रहा होता है कि जी कोई कार्बोहाइड्रेट्स है, कोई लिपिड्स हैं, कोई प्रोटीन्स हैं। सेल मुसलसल अपने अंदर एटीपी और एएमपी का जो लेवल है उसको चेक कर रहा होता है। The ratio of ATP to AMP is always known. The redox status, the reactive oxygen species versus the neutralization, that is always known. The environmental nutrients are always known, which we call them micronutrients. अगर सेल को ये पता हो कि मेरे एनवायरनमेंट में खुराक है, मेरे पास एटीपी है, मेरे पास काफ़ी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन रही हैं, तो सेल ऑटोफेजी ऑन नहीं करता। ठीक, अब इंटरेस्टिंग बात यह कि ऑन क्यों नहीं करता, तो लेट्स सी कि ये कैसे होता है।
ऑटोफेजी का जो मैकेनिज्म है दैट्स अ क्वाइट एन एलेबोरेट सिस्टम, लेकिन मैं उस सारे में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि जब हमारे पास ये प्रोटीन के टैंगल्स बनते हैं, ये प्रोटीन्स के एग्रीगेट्स बनते हैं, तो इनकी वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। स्ट्रेस क्यों प्रोड्यूस होता है? अगर यहाँ पर एक माइक्रोट्यूब्यूल लगी हुई है जो मूव करना चाह रही है, तो ये टैंगल की वजह से वो डिस्टर्ब हो रही है, तो उसका जो स्ट्रेस सिग्नल है वो न्यूक्लियस को भेजा जाएगा। अगर कोई एंजाइम है जो काम करना चाह रहा है और वो इन टैंगल्स की वजह से अपना काम नहीं कर सकता, तो जो काम में कमी आई उसका स्ट्रेस सिग्नल न्यूक्लियस को भेजा जाएगा। ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है जो मिसफोल्डेड प्रोटीन एग्रीगेट्स हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, मैकेनिकल प्रॉब्लम है। ऐसे ही है कि जहां पर आप बैठे हुए हैं वहां पे कूड़े का ढेर लगा दिया जाए, तो क्या आप काम कर सकेंगे? वैसे ही सेल भी अपने काम नहीं कर सकता। तो वो जब काम नहीं कर सकता तो स्ट्रेस सिग्नल जाता है न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस का उसका जवाब ये है कि जनाब ऑटोफेगोसोम को ऑन करो। ये जो बड़े तोड़ने वाले हैं, जो हर तरह की बिल्डिंग तोड़ लेते हैं, टेढ़ी हो मेढ़ी हो डजेंट मैटर, उनको ऑन करो, ऑटोफेगोसोम को ऑन करो। तो सेल जो न्यूक्लियस है वो उन एंजाइम्स को बनाना शुरू करवा देता है जो मिलके ऑटोफेगोसोम बनाते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारे सेल की सरफेस के ऊपर न्यूट्रिशनल चेक के जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, जिनमें वो ग्रोथ हार्मोन के भी हैं और न्यूट्रिशन के भी हैं, सेल की सरफेस के ऊपर जितने एनाबॉलिक हार्मोनल रिसेप्टर्स हैं वो भी सारे इसमें काम करते हैं। इन रिसेप्टर्स के जो सेकंड मैसेंजर सिस्टम्स हैं वो ये करते हैं कि जो ये वाली प्रोटीन्स हैं, इन प्रोटीन्स को ब्लॉक करते हैं। तो न्यूक्लियस ने तो अपनी जॉब पूरी कर दी कि आई एम गोइंग टू मेक द प्रोटीन्स दैट विल मेक ऑटोफेगोसोम। मैं ये स्ट्रेस जो आ रहा है इसको ख़त्म करने लगा हूं। लेकिन जितने एनाबॉलिक सिस्टम्स हैं, जितने ग्रोथ हार्मोन के सिस्टम्स हैं, जितने न्यूट्रिशन सेंसिंग रिसेप्टर्स हैं, वो अगर एक्टिवेटेड हैं तो वो इन प्रोटीन्स को ब्लॉक कर देते हैं। जब वो ब्लॉक कर देते हैं तो ऑटोफेजी नहीं की जाती, इस मिसफोल्डेड प्रोटीन एग्रीगेट को हैंडल नहीं किया जाता। तो बच्चा शुरू में पहले दिन से, हम भी सारे बच्चे की एज से, तो सुबह दोपहर शाम खाना, फिर वही सारी उम्र खाना। और आजकल तो ये हो गया कि वो सुबह का ब्रेकफास्ट भी है, फिर दरमियान में कोई स्नैक भी है, फिर लंच भी है, फिर दोबारा स्नैक भी है, फिर डिनर भी है, फिर सोने से पहले भी कुछ है। हमारे पास फूड एम्पल हो गई और सस्ती हो गई है और ख़राब हो गई। हमारी जो फूड है उसके अंदर बहुत सारी वो चीज़ें हैं जिनको यहाँ पे यूएस में हम कहते हैं फूड एजेंट्स हैं। यानी वो फूड के इंग्रेडिएंट्स नहीं है, वो खाने की चीज़ें नहीं है, वो कलर्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, मल्सीफायर्स हैं, अनवांटेड चीज़ें हैं, प्लास्टिक के पीसेज हैं, फर्टिलाइजर्स के पीसेज हैं, हार्मोनल चीज़ें उसमें आई हुई हैं। वो अलहदा से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनाते हैं, वो एक अलहदा डिस्कशन है। हमारे पास अब ये हो गया कि जी इस बच्चे के सेल्स में मिसफोल्डेड प्रोटीन के एग्रीगेट्स बनने लगे। क्या इसके सेल को कोई ज़्यादा नुकसान होता है? कुछ भी नहीं, वो थोड़ा सा एक वो बना हुआ है, एग्रीगेट बने हुए हैं, बच्चे का सेल काम कर रहा है, ब्रांड न्यू है, बेबी इज़ हैप्पी, देयर इज़ नो इन्फ्लेमेशन, देयर इज़ नो डायबिटीज़, देयर इज़ नो जोड़ों का दर्द। ये बच्चा जब बड़ा होता जा रहा है तो उसके खाने का पैटर्न वही है। उसके सेल को कभी नहीं कहा गया कि तुम ऑटोफेजी करो, क्योंकि फूड मुसलसल मिल रही है, सुबह दोपहर शाम मिल रही है। एक तरीका है जो रोज़े हैं, 11 महीने गलत खुराक खा के तो 12वें महीने फाके करके ठीक कर लो। मसला यह है कि हमारे रोज़े भी हमने उल्टे कर दिए हैं कि उसमें रोज़े के दौरान भी, मैं पाकिस्तान गया हुआ था एक रमज़ान में, तो पहले तो इतने इतने बड़े डिनर्स, उसके अंदर 3 तरह की वो लेयर्स ऑफ फूड्स, उसके वो खाने नमाज से पहले उसके साथ कुछ, फिर उसके बाद डिनर, उसके बाद रात को 2 बजे मेरे दोस्त आ गए कि आओ तुम्हें निहारी खिलाते हैं। तो हम बाहर चले गए, तो रात को लंच का वो टाइम लगा, उसके बाद सुबह फिर दोबारा हैवी फूड, उसके बाद दिन को सोना। तो हमने अपने सर्केडियन रिदम को भी डिफीट कर दिया, हमने जो फाके का कंडीशन थी उसको भी डिफीट कर दिया। हमने असल में रोज़े में आम से ज़्यादा खाया,
और वो खाया भी गलत वक्त वक्त पे कि रात को खाया, और हमने वो जो डिफीट कर दिया ये पर्पस था जो ऑटोफेजी का। अगर आप रोज़े को रोज़े की तरह रख लें कि जिसमें लाइट ब्रेकफास्ट और उसके बाद वाकई फाका और उसके बाद डिनर, तो दैट इज़ सफिशेंट टू ट्रिगर ऑटोफेजी। मैं उसकी भी बात करता हूँ कि ऑटोफेजी के टाइमिंग्स क्या हैं। अब इस बच्चे में कभी भी ऑटोफेजी स्टार्ट नहीं हुई स्वाए उस टाइम के कि जब उसको कोई और तरह के स्ट्रेसेस आए, फॉर एग्जांपल कोई केमिकल स्ट्रेस, कोई दूसरे डैमेज, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, शायद उस वक्त कुछ हो जाए, पर वो सेल उस वक्त वैसे ही क्राइसिस में है। सेल के पास एक चौथा भी तरीका है सारे को हैंडल करने का, वो तरीका है एपोप्टोसिस, कि मर जाता। लेकिन आप इस बच्चे के सेल्स को ज़रा फॉलो कीजिए। ये बच्चा ऐसे खाता रहा, इसके सेल आहिस्ता आहिस्ता भरते रहे। 30 साल का हुआ तो इतने भर गए, अभी भी कोई मसला नहीं है। 40 साल का हुआ तो इतने भर गए। अब मसले आने शुरू हो गए। क्या मसले आने शुरू हुए? दो मसले प्राइमरीली। पहला मसला ये कि सेल का जो फंक्शनल स्टेटस है वो ख़राब होने लग गया। ये जब बात मैंने उन रिसर्च वर्कर से की जिनका मैंने आपसे तज़किरा किया, जो एपिजेनेटिक चेंज की, मैंने कहा जनाब वाला, जो एपिजेनेटिक चेंज है वो तब शुरू होती है जबकि रिपेयर एंजाइम भी अपना काम नहीं कर सकता। और वो इसलिए नहीं कर सकता कि जब मिसफोल्डेड प्रोटीन एग्रीगेट से इकट्ठे हो जाते हैं तो सारे एंजाइम इफेक्टेड हैं। जब सेल के अंदर कूड़ा भरा हुआ है तो जो भी एंजाइम काम करना चाह रहा है वो सही काम नहीं कर सकता। उससे फिर एजिंग का प्रोसेस एक्सेलरेट होता। तो अभी हम यहीं तक आते हैं, 40 इयर्स का हो गया। अब उसके सेल के अंदर इतने प्रोटीन, मिसफोल्डेड प्रोटीन एग्रीगेट्स पड़े हुए हैं कि उसकी वजह से न्यूक्लियस को मुसलसल स्ट्रेस सिग्नल्स जा रहे हैं और सेल का फंक्शन नहीं चल रहा। अब ये जो स्ट्रेस सिग्नल्स हैं, ये वो जो हम बात करते हैं क्लिनिकल होराइजन की, कि किसी चीज़ के पैथोलॉजी इस स्टेज पे पहुंच जाए जहां पर सिम्टम आने शुरू हो जाए, तो ये सेल के अंदर की पैथोलॉजी 30 40 50 डिपेंडिंग अपॉन पर्सन की जो फूड हैबिट्स हैं वो क्या है, एक्सरसाइज हैबिट्स क्या हैं, लाइफस्टाइल हैबिट्स क्या हैं। मैं एक जनरल 40 इयर्स, अमेरिका में शायद इससे लेट होता है, 60 इयर्स के ऊपर होगा। जब वो इतने ये फोल्डेड प्रोटीन्स इकट्ठी हुई, सेल में स्ट्रेस सिग्नल भेजे गए, सेल का फंक्शन खराब हुआ, तो स्ट्रेस सिग्नल के जवाब में न्यूक्लियस अब क्या करेगा? इसका अभी भी ये दिल चाहता है कि मैं ऑटोफेजी शुरू करूं, लेकिन उसको बाहर से खुराक मुसलसल आ रही है। आप सोचिए, हमें बचपन से लेके आज तक खुराक अल्लाह ताला देता है, मिलती है, हम खाते हैं, मुसलसल आ रही है, सारी जिंदगी आ रही है। न्यूक्लियस अब क्या करता है कि वो स्ट्रेस सिग्नल इतने ज्यादा हैं कि न्यूक्लियस कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं अपने इंटरल्यूकिन्स और साइटोकिन्स के जो जो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स हैं उनके जीन खोल देता हूं और मैं इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स रिलीज करना शुरू कर देता हूं। ये है जनाब स्टार्ट जिस्म में इन्फ्लेमेशन का। मेरे लिए हैरत की बात है कि जब भी हम यहाँ पर अमेरिकन प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, हम जब भी किसी पेशेंट को, लेट से डायबिटीज़ का पेशेंट है या कोई वो जोड़ों के दर्द का पेशेंट है या रूमेटोलॉजी का कोई मसला है, तो हम उनको देते हैं एंटी इन्फ्लेमेटोरीज, ठीक, या डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स। कभी किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि जनाब आपका सेल जो भरा हुआ है मिसफोल्डेड प्रोटीन से, हमें वो ठीक करनी है। क्योंकि देखिए, अगर सेल मिसफोल्डेड प्रोटीन से भरा रहे और इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स रिलीज करता रहे, जिसकी वजह से इम्यून सेल्स आएंगे और वो फर्दर एम्पलीफाई करेंगे इन्फ्लेमेशन को, आप एराकिडोनिक एसिड पाथवे को मॉडिफाई करते रहें विद एंटी इन्फ्लेमेटरी या पेन किलर दे दें, तो आप ये बताइए कि क्या ये पैथोलॉजी ठीक हो जाएगी? ये तो कभी ठीक नहीं होगी। जब ये ठीक नहीं होगी
तो क्या इन्फ्लेमेशन का जो अगला नेक्स्ट स्टेज है उसमें क्या सेल्स को डैमेज होना नहीं शुरू होगा? मैं अब उसकी तरफ चाहता हूँ। जब एक सेल मुसलसल इन्फ्लेमेटरी स्टेट में है, देखिए ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि इन्फ्लेमेशन इसलिए नहीं हो रही कि हम बूढ़े हो गए। अगर आप इन्फ्लेमेशन का लिटरेचर पढ़ें तो उसमें दे वुड टेल यू दैट एज वी गेट ओल्ड आवर सेल्स बिकम ओल्ड एंड दे बिकम इन्फ्लेम्ड। जैसे हम बात करते हैं ना डायबिटीज की डेफिनेशन की, इट्स अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज। दोनों बातें गलत। डायबिटीज इज रिवर्सिबल इफ वी अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम हियर। और मैं भी आपको स्टडीज दिखाऊंगा, केस स्टडीज दिखाऊंगा जिसमें रिवर्स की उन्होंने। इवन टाइप 2 insulin dependent diabetic of 20 years was able to quit their insulin within 5 to 18 days. अब ये जो सेल इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर रहा है ये तो करता जाएगा। अगर हम इसके ऊपर बैठ के जो इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट्स हैं उनको कंट्रोल करते रहें, हम इसके ऊपर डायबिटीज़ को कंट्रोल करते रहें। देखिए डायबिटीज़ भी इन्फ्लेमेशन की वजह से। उसकी क्या वजह है? जब पेंक्रियाटिक बीटा सेल में, शायद वो स्टडी मुझे चाहिए था, मैं पहले खोल लेता। पेंक्रियाटिक बीटा सेल डी डिफरेंशिएशन, ये देखिए, रिवर्सिंग पेंक्रियाटिक बीटा सेल डी डिफरेंशिएशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। ये लेटेस्ट है इस वक्त, अगस्त 1, 2023। ये कॉन्सेप्ट 1900, मेरा ख्याल है 1900 सेंचुरी में ही कहीं पे ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, लेकिन इसकी कभी समझ नहीं आई थी। देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि ये इन्फ्लेमेशन की वजह से हमें मसला क्यों होता है। ये इन्फ्लेमेशन इसलिए नहीं है कि हमारे सेल एज्ड हुए, इन्फ्लेमेशन की वजह से सेल काम नहीं कर रहे। मैं आपको पेंक्रियाटिक बीटा सेल की एग्जांपल देता हूँ। ये जो स्टडी हमारे सामने पड़ी हुई है, इसमें उन्होंने कहा कि पेंक्रियाटिक बीटा सेल हमारी 2006 में स्टडी आई थी, जिसके ऊपर डायबिटीज़ का और पेंक्रियाज का जो ये कॉन्सेप्ट है कि जनाब जब पेंक्रियाज काम करता रहता है सारी उम्र तो उसके सेल जो हैं वो मरने शुरू हो जाते हैं, वो काम छोड़ना शुरू कर देते हैं, वो एग्जॉस्ट और बर्न आउट हो जाते हैं। फिर ऐसा ऐसा जब वो ज़्यादा बर्न आउट होते हैं तो हम इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं। उसके बाद वो फर्दर बर्न आउट हो जाते हैं, वो बाकी सारे मसाइल इंसुलिन की वजह से और ग्लूको हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से आने शुरू हो जाते हैं। उसका सबूत ये था कि अगर पेंक्रियाटिक टिश्यू को देखा जाए तो यंग एज में अगर हम उसको लेबल करें, उसके टिश्यू को, हम लोग या सारे डॉक्टर्स बैठे हुए सेल को लेबल कर सकते हैं, आप मार्क कर सकते हैं कि ये किस तरह का सेल है। तो बीटा सेल्स को अगर लेबल करें तो इमेजिन करें कि ये सारे बीटा सेल नजर आए एक यंग हेल्थी इंडिविजुअल में। जब वो डायबिटिक हुआ तो उसको दोबारा मार्क किया तो उसके अंदर बस थोड़े से ही कहीं पे बीटा सेल पड़े हुए थे। तो ये 2006 में स्टडी आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब वाला जो बीटा सेल है वो गायब हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। जिसकी वजह से जो मेडिसिन का जो ट्रेडिशनल मॉडल बन गया वो ये है कि जब बीटा सेल मर गए तो इंसुलिन तो अब देनी पड़ेगी। जो नई स्टडीज आ रही हैं वो ये दिखा रही हैं कि जब बीटा सेल पे स्ट्रेस आता है, वो किस तरह का स्ट्रेस है, ग्लूकोटॉक्सिसिटी, ग्लूकोलाइपोटॉक्सिसिटी एंड फूड एजेंट्स, अल्ट्रा प्रोसेस फूड के अंदर जो ग्लाइकेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जो मिस फोल्डेड प्रोटीन हम खाते हैं। देखिए किसी चीज़ को आपने डीप फ्राई किया, जब डीप फ्राई किया तो उस की प्रोटीन्स को मिस फोल्ड कर दिया और उसके अंदर मौजूद लिपिड्स को पेरोक्सिडाइज कर दिया। वो जब हमारी बॉडी में आती, जब हमारी जीआईटी को लगती हैं तो जीआईटी में इन्फ्लेमेशन करती हैं। उसके बाद जब इन्फ्लेमेशन करती हैं तो जीआईटी के एपिथेलियल सेल्स के दरमियान में डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे फिर वो लीक होती हैं इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम। जब वो ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं तो वहाँ से सारी बॉडी में जाती हैं इंक्लूडिंग ब्रेन। और ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन जब एनवायरनमेंट में फिर रही हो तो इम्यून सिस्टम को बहुत बुरा लगता है और इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है। दूसरी बात यह कि जो एज प्रोडक्ट्स हैं, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, जो हमारी फ्राइड फूड्स और
हीटेड, सुपर हीटेड एंड सुपर प्रोसेस्ड फूड में मौजूद होती हैं। वो जब किसी सेल के ऊपर लग जाती हैं तो वो सेल अटैक होता है। सो अब फ़र्ज़ कीजिए कि ये बीटा सेल है इस बच्चे का, और इसको मुसलसल ग्लूकोज आ रहा है, इसको लिपिड्स आ रहे हैं, ग्लूकोज इसका प्राइमरी सोर्स है, और ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बना रहा है। आपको पता है कि बीटा सेल के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को हैंडल करने का मैकेनिज्म कम है। उसकी वजह क्या है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ एक्ट एज ए मेजर ऑफ हाउ मच ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। ग्लूकोज को बीटा सेल डायरेक्टली मेजर नहीं करता, ग्लूकोज से एटीपी बनाता है और एटीपी से उसके दौरान में रॉस बनाता है। इन दोनों को मेजर करता है, जिससे से पता चलता है कि कितना ग्लूकोज एनवायरनमेंट में होगा और कितनी इंसुलिन बनानी है। जब इस सेल पे ये स्ट्रेस चलता रहता है तो दे फाउंड आउट कि ये सेल अपने प्रोजेनिटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, जो इसका पेरेंट सेल था जिससे ये सेल बना था। रिमेंबर कि हमारे पास स्टेम सेल्स हैं जो पेरेंट सेल्स हैं, फिर उनसे डिफ्रेंशिएट होके कोमिटेड सेल्स बनते हैं। तो ये बीटा सेल भी तो किसी पेरेंट सेल से बना था ना। वो जो पेरेंट सेल है, बीटा सेल हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ बिकमिंग द प्रोजेनिटर अगेन। और जब ये प्रोजेनिटर बन जाता है तो ये अपना इंसुलिन प्रोडक्शन को ख़त्म कर देता है, ये अपने सरफेस मार्कर्स बदल लेता। ऐसे सेल को जब आप देखते हैं, ये था बीटा सेल, इसने प्रोजेनिटर सेल के मार्कर ले लिए, बीटा सेल के मार्कर लूज कर दिए, इंसुलिन का काम बंद कर दिया। इसको अगर आप मेजर करें तो ये तो नज़र ही नहीं आएगा एज ए बीटा सेल। तो हम एज ए पैथोलॉजिस्ट या रिसर्च वर्कर कहेंगे कि जनाब बीटा सेल मर गया। वो असल में मरा नहीं है, वो वहीं पे बैठा हुआ, उसने काम छोड़ दिया। और ना सिर्फ काम छोड़ दिया, उसने अपना चेहरा बदल लिया, वो छुप गया। दिस इज कॉल्ड बीटा सेल डी डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पर रिवर्सिंग पैंक्रियाटिक बीटा सेल डी डिफ्रेंशिएशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। अगर ये स्टडी मैं जानता हूँ तो इसके अंदर एक डायग्राम है जो बड़ी अच्छी सी है। ये इसमें अगर आप देखिए तो बीटा सेल जो है वो ट्रांस डिफ्रेंशिएट हो सकता है इनटू नॉन बीटा सेल, एंड देन इट कैन री डिफ्रेंशिएट इनटू बीटा सेल। अगर आप उस पर स्ट्रेस डालेंगे वो भाग जाएगा और जाके कुछ और बन के बैठ जाएगा, और अगर आप स्ट्रेस उतार देंगे तो वो वापस काम करना शुरू कर देगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पता हमें था कि डी डिफ्रेंशिएट होते हैं, पर ख्याल ये था कि बीटा सेल मर जाते हैं। अब ये पता चला कि जी जब आप इसके ऊपर इन्फ्लेमेटरी स्ट्रेस डाली रखते हैं, जब इसके ऊपर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनाई रखते हैं, अमेरिका में तो आपको पता है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा ओबिसिटी है। यहाँ पे तो 7 मरतबा खाते हैं रोज़, या खाने की चीज़ें हाथ से छूटती नहीं। एक चीज़ ख़त्म हुई तो अगली उठा लेते हैं, उससे अगली ख़त्म हुई तो अगली उठा लेते हैं। हम लोग जब काम करने जाते हैं वहाँ पे किचन्स में हर वक्त फूड पड़ी रहती है, और घरों से ला के फूड और बाहर से ला के फूड रखी जाती है कि लो जी किचन में फूड पड़ी है, जाओ खाओ। हर वक्त खा रहे होते हो। और ये कोक्स और इस तरह की चीज़ें जो मुसलसल शुगर एंड बैड थिंग्स। तो जब वो बीटा सेल के ऊपर ये स्ट्रेस पड़ता है तो वो हो गया डी डिफ्रेंशिएट। नई स्टडीज ये कह रही हैं कि अगर आप पैंक्रियाज के ऊपर स्ट्रेस कम कर दें तो बीटा सेल री डिफ्रेंशिएट्स। तो इसकी बेसिस पे क्या है? इन्फ्लेमेशन। तो जो मैं यहाँ पे प्रेजेंट करना चाह रहा था वो ये है कि बीटा सेल एक प्राइमरी डिजीज की तरह से नहीं हुए। हम डायबिटीज को ये नहीं कह सकते कि डायबिटीज इज ए प्राइमरी डिजीज इन इटसेल्फ दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ एज। इंस्टेड, diabetes is a disease that happened because of the collection of the misfolded protein aggregates which could not be handled. जब वो हैंडल नहीं हुए तो बीटा सेल अभी भी मौजूद है। मैंने भी कुछ दिन पहले एक स्टडी पढ़ी और पढ़ाई थी जिसमें वो रिसर्चर इस बात का जवाब दे रहा था कि बीटा सेल जो है, क्या अगर ठीक है री डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, वो पेरेंट सेल बन के बैठ जाते हैं यहाँ पर, तो क्या मरते ज़्यादा हैं? अब 3 स्टेजेस हो गए ना, फंक्शनल बीटा सेल, मरे हुए बीटा सेल
और डी डिफरेंशिएटेड बीटा सेल्स। तो क्वेश्चन ये है कि हो सकता है चले कुछ 5-10% डी डिफरेंशिएट हो गए, बाकी 50% मर गए, क्या ये होता है? तो दे फाउंड आउट कि डी डिफरेंशिएटेड वाज 70% ऑफ द बीटा सेल्स एंड ओनली 20-30% वर डाइंग। तो कहने लगे जनाब ये जो 70% है ना, आप इनको दोबारा से काम पे लाएं तो दे वुड स्टार्ट वर्किंग। अच्छा, बात इन्फ्लेमेशन की हो रही है, ये एक अलहदा कंप्लीट टॉपिक है कि डायबिटीज़ रिवर्स कैसे होती है। जो सोल्यूशन मैं आज बताऊंगा उससे डायबिटीज़ भी रिवर्स होती है। सो अब हमारे पास सोल्यूशन क्या है? अगर सेल इस स्ट्रेस में रहता है तो देखिए अब इस बच्चे के जो ये थ्रेशोल्ड पे पहुंच गया, तो अब इसको क्या मसाइल आएंगे? इस बच्चे के मसाइल आएंगे कि दिस चाइल्ड वुड डेवलप, जो चाइल्ड अब 40 साल का हो गया, दिस पर्सन वुड डेवलप सब क्लिनिकल इन्फ्लेमेशन। आप डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं कि सब क्लिनिकल इन्फ्लेमेशन चल रही है या नहीं? सिम्टम तो आ कोई नहीं रहे क्योंकि सब क्लिनिकल है, बट इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन इज अ वेरी गुड मार्कर फॉर दिस। रीडॉक्स स्टेटस इज अनदर वेरी गुड मार्कर फॉर दिस। इन दो से आप एक्चुअली ट्रेंड अगर इनका देखें तो यू कैन एक्चुअली सी के सब क्लिनिकल इन्फ्लेमेशन चल रही है या नहीं। अच्छा, अब 40 साल का है, अभी कोई सिम्टम नहीं आए, इन्फ्लेमेशन में वो सेल इतना भर गया है कि वो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर रहा है। इवेंचुअली क्या होगा कि ये सेल और भरता जाएगा। इस बच्चे ने खाना पीना तो बंद नहीं किया, इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे, इम्यून सेल जो है वो रिएक्ट करते रहेंगे उसके करीब, बिकॉज द सेल इज गिविंग देम सिग्नल्स टू वर्क। इवेंचुअली क्या होगा कि अब सेल अपनी दूसरी स्टेज पे जाएगा रिएक्शन के। वो दूसरी स्टेज ये है कि सेल डिसाइड करेगा कि मेरा मसला तो हल नहीं हो रहा, तो मेरे पास अब दो तरीके हैं आखिरी मेरा हल। वो दो तरीके ये हैं कि या तो मैं हो जाऊं सेनेसेंट और या मैं मर जाऊं, एपोप्टोसिस। मालिका सेज इज देयर एनी स्पेसिफिक टेस्ट मेथड टू चेक? देखिए जो फंक्शनल बीटा सेल है, सबसे पहले तो आप ग्लूकोज को देखें ना, नंबर 1। उसके बाद आप उसके जो इंसुलिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि जब फंक्शनल बीटा सेल नहीं है तो उसका सिम्टम आपके सामने आ गया कि डायबिटीज़ हो गई। जब डायबिटीज़ हो गई है तो जो पुरानी मॉडल था मैनेजमेंट का वो ये है कि इट्स अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़, हो गई है तो हो ही रहेगी, अब हम सिर्फ कंट्रोल करेंगे। जो नया मॉडल है वो कहता है कि जनाब ये बीटा सेल तो 70% तो अभी भी बैठे हुए हैं, मरे नहीं हैं, आप इनके ऊपर से स्ट्रेस उतार लें तो ये ठीक हो जाते हैं। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि कैसे ठीक होना। ये तो डी डिफ्रेंशिएशन की यहाँ पे एक स्टडी है ना, बैरिएट्रिक सर्जरी जो की जाती है मॉर्बिडली ओबीज लोगों में। देखिए एक और कॉन्सेप्ट जो बीटा सेल का, दो इस वक्त चीज़ें इकट्ठी हुई हैं, डायबिटीज़ एंड इन्फ्लेमेशन एंड एजिंग, तो मैं दोनों को हैंडल करता हूँ। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है कि वेट लॉस करने से भी जो जो फैट्स हैं, हम ये भी ब्लेम करते हैं कि फैट्स जो है वो लेप्टिन्स प्रोड्यूस करती हैं और वो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करती हैं फैट सेल्स, जिसकी वजह से जिस्म में हर वक्त इन्फ्लेमेशन हुई रहती है, जिसकी वजह से जिस्म को नुकसान होता है। और बहुत सारी स्टडीज़ हैं, मैंने भी रिसेंटली ऑक्सफोर्ड की स्टडी मैंने एक सेशन किया था जिसमें मैंने डायबिटीज़ को रिवर्स करने के सारे तरीके जो मुख्तलिफ हैं वो दिखाए हुए थे। तो उसमें से एक मैंने स्टडी प्रेजेंट की ऑक्सफोर्ड की, जिसमें उस स्टडी का नाम है डायरेक्ट स्टडी। उस स्टडी में उन्होंने ये किया कि लोगों को एक साल में 15 किलोग्राम वेट कम करवाया जो डायबिटिक थे और ओवरवेट थे। तो जिन लोगों ने 15 किलोग्राम वेट लूज किया, 86% ऑफ देम हैड रिमिशन इन देयर डायबिटीज। तो ये बात ठीक है कि फैट की वजह से नुकसान हो सकता है, फैट कम की तो बेहतर हो गया। लेकिन आप जरा सोचिए, बेरियाट्रिक सर्जरी जो रोएन वाई टाइप है, जो माइल एब्जॉर्प्टिव है, दो तरह की बेरियाट्रिक सर्जरीज है ना, एक है स्टमक की रिस्ट्रिक्शन, कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन, कि आपने कहा जी स्टमक को ऐसे से टाई कर दिया कि कम खाया गया,
और दूसरी है रू एंड वाई, जिसके अंदर आपने स्मॉल इंटेस्टाइन को भी थोड़ा सा ऐसा बाईपास किया, जो मैल एब्जॉर्प्टिव है। मैल एब्जॉर्प्टिव बैरियाट्रिक सर्जरी की जो स्टडीज़ हैं वो दिखाती हैं कि विद इन फ्यू डेज, सॉरी, विद इन फ्यू वीक्स टाइप 2 इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस रिवर्स हो जाती। अब आप सोचिए, मॉर्बिडली ओबीज था, यानी ऐसा शख्स, मर्द औरत, इतना ओबीस कि लाइफ थ्रेटनिंग थी, तो आप सोचिए उसके पास कितनी फैट्स होंगी। और अगर फैट्स की वजह से डायबिटीज़ होती तो उसकी डायबिटीज़ जब तक फैट्स जाएंगी नहीं वो तो ठीक नहीं हो सकती। उसको रूएन वाई किया और 3-4 वीक के अंदर डायबिटीज़, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, इंसुलिन रुक गई, उसकी नीड ख़त्म हो गई। तो भाई वो फैट तो अभी भी वही मौजूद है। 4 वीक में तो नहीं ना कोई 400 पाउंड फैट लूज़ करता, उसको तो भी 2 साल 3 साल लगेंगे। तो 4 वीक में कैसे रिवर्स हो गया? अगर सिर्फ फैट वाज द कल्प्रिट, देन द फैट इज स्टिल प्रेजेंट। तो अब वो जो सोच रहे हैं, एक्चुअली वी डू नॉट नो कि व्हाट इज द रीजन। तो उनमें से एक रीजन ये है कि पॉसिबली जब पेंक्रियाटिक सेल्स के ऊपर स्ट्रेस नहीं आता तो वो जो डी डिफरेंशिएटेड सेल थे वो री डिफरेंशिएट हो जाते एंड दे स्टार्ट वर्किंग एंड दे स्टार्ट मेकिंग इंसुलिन। इसी तरह से जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है। तो मैं उस पर अभी वापस जाता हूँ। मुझे एक यहाँ पे एक अच्छा सा कमेंट है। मुलाजिम साहब ने कहा कि रिवर्सल इज ओनली फॉर टाइप 2 वाइल टाइप 1 आर नॉट रिवर्स बाय फास्टिंग। दैट इज़ करेक्ट। और टाइप 1 के लिए एक बड़ी अच्छी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी आई है, रिसेंटली आई है। उन्होंने ये किया कि टाइप 1 के जो डक्टल सेल्स हैं पेंक्रियास के, उन सेल्स को एक कीमोथेरेपी की ड्रग है जो उसके ऊपर अप्लाई की तो वो सेल्स बिकेम डिफरेंशिएटेड इनटू बीटा सेल्स। तो जो बाहर से बीटा सेल का ट्रांसप्लांट होता है उसका मसला ये होता है कि वो ट्रांसप्लांट है, वो बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। चाइना से भी पिछले साल एक स्टडी आई थी जिसमें उन्होंने उसी शख्स के सेल लिए, उनको स्टेम सेल में कन्वर्ट किया, फिर दोबारा बीटा सेल में कन्वर्ट किया, बट दैट्स अ वेरी एक्सपेंसिव एंड अ लॉन्ग प्रोसीजर। ये स्टडी आई है यूएस से। उसमें उन्होंने कहा जी आप इसको कीमोथेरेपी की ड्रग देते हैं तो वो डक्टल सेल स्टार्ट वर्किंग एज अ बीटा सेल। और इंटरेस्टिंगली टाइप 1 के अंदर चूंकि ऑटोइम्यून इशू होता है तो जब डक्टल सेल के ऊपर आप उसे इंसुलिन बनाने का कहते हैं तो वो बीटा सेल के मार्कर्स वाला नहीं होता, उसको इम्यून सेल अटैक नहीं करता। तो टाइप 1 के लिए भी अब जो फर्दर साइंस है वो जल्दी हो जाएगी कि दे विल आल्सो हैव नॉर्मल पेंक्रियाटिक फंक्शन, लेकिन वो ज़रा अभी कम है स्टडीज़ उस एरिया में। अच्छा, मैं वापस जाता हूँ यहाँ पर जो हम अपनी बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं। सेल के पास अब दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि एपोप्टोसिस कर ले, जो सेल के अंदर ये ट्रैश इकट्ठा हुआ है, इसका स्ट्रेस सिग्नल बहुत ज़्यादा हो गया है, अब सेल के पास रास्ता है कि मैं मर जाऊं। देखिए, सेल पॉसिबल है कि एपोप्टोसिस ना कर सके। सेल एपोप्टोसिस क्यों ना कर सके? कि जब सेल कोशिश करता है कि मैं एपोप्टोटिक प्रोटीन्स को, एपोप्टोसिस भी तो एक प्रोसेस है ना जिसमें प्रोटीन्स एक्टिवेट होती हैं, यूबिक्विटिनेशन के सिस्टम एक्टिवेट होते हैं, वो प्रोटीन्स को मार करती हैं फॉर डिस्ट्रक्शन। प्रोटीन्स को इतना डिस्ट्रॉय किया जाता है और सेल को इतना डिस्ट्रॉय किया जाता है कि सेल मर जाता है। तो अगर एपोप्टोटिक प्रोटीन्स भी काम ना कर सकें तो ये सेल तो मरता भी नहीं। अब ये सेल मर भी नहीं रहा और ये मुसलसल इन्फ्लेमेशन भी पैदा कर रहा है। तो एक बड़ा अहम नुक्ता जो मैं आई वुड रिक्वेस्ट कि हम ना भूलें वो ये है कि एज के साथ इन्फ्लेमेशन एक ऑटोमेटिक गिवन प्रोसेस नहीं है। एज के साथ सेल के अंदर मिसफोल्डेड प्रोटीन एग्रीगेट्स का भरना इज द प्रॉब्लम, जिससे सेल्स हमारे इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमें डायबिटीज़ होती है, जिससे हमारे जोड़ों के दर्द होते हैं, जिससे हमें फटीक होती है, जिससे हमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। अब सेल ने कहा कि जी मैं मर जाता हूँ, वो मर नहीं सका। उसका फिर आखिरी स्टेज है, अगर वो मर ना सके तो वो सेनेसेंट हो जाता। सेनेसेंट का मतलब है बूढ़ा सेल।
अब दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर आप किसी ऐसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, स्टूडेंट से बात कर लें जो वेल रेड ना हो, जिन्होंने लेटेस्ट स्टडीज़ को ना पढ़ा हो, तो वो कहते हैं यार ये देखो ना, ये सेनेसेंट सेल है ना, ये कहता तो है कि बूढ़ा सेल है। असल में सेनेसेंट सेल का नाम ये है कि ये बूढ़ा सेल है, पर सेनेसेंट सेल इज़ अ सेल जो था तो यंग ही, 14-15 दिन का ही था, भरा हुआ है ये ट्रैश से, और एपोप्टोसिस नहीं कर सक रहा, तो वो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल बनाने शुरू कर देता है, ख़ास तरह के, विच आर कॉल्ड सेनेसेंट एसोसिएटेड प्रोटीन, सैप। सैप प्रोटीन्स जब बनती हैं तो उससे इन्फ्लेमेशन साइड वाले सेल्स में भी और इम्यून सेल्स को बहुत ज़्यादा वो एक्टिवेट करता है। फ़र्ज करते हैं कि जी जो एपोप्टोसिस की उसने कोशिश की तो सेल सक्सेसफुल हो गया, मर गया, तो अब आप बताइए कि हमें क्या फ़ायदा है कि कोई लिवर सेल मर जाए, कोई पेंक्रियाटिक सेल मर जाए, कोई जीआईटी का सेल मर जाए, कोई न्यूरॉन मर जाए, कोई मसल का सेल मर जाए, हमें उसका क्या फ़ायदा? वो जो मरा है बेशक कि ग्रेसफुली मर गया एपोप्टोटिक करके, एपोप्टोसिस करके, लेकिन हमें तो नुकसान पहुंचा गया ना, एक सेल गया। और अगर वो सेनेसेंट हो गया तो भी हम मुश्किल में हैं। हमारे खाने की जो हैबिट है उससे ये ट्रैश बढ़ता ही जाता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ती जाती है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आती जाती हैं। मज़ीद मसला क्या होता है अब इस सेल में कि ये सेल इतना ख़राब हो गया कि इसके डीएनए रिपेयर एंजाइम भी सही काम नहीं करते रहे, तो एपिजेनेटिक चेंजेस आ गए हैं, दैट इज़ इसके जीन रिपेयर नहीं हुए। अब सेल को एक नई मुसीबत पड़ गई है, वो ये है कि फ़र्ज़ कीजिए ये फास्फोलाइपेज A2 का एंजाइम का जीन था, ये डैमेज हो गया, लेकिन जो डैमेज रिपेयर करने वाली प्रोटीन है वो खुद सही नहीं चल सक रही बिकॉज ऑफ ऑल द ट्रैश इन द सेल। तो जब ये डैमेज है तो ये जो प्रोटीन बनवाएगा वो हो सकता है प्रोटीन बाय बर्थ ही डैमेज्ड हो, क्योंकि उसका जीन खराब है। तो अब जो बेचारी नई प्रोटीन्स बन रही हैं वो भी डैमेज्ड ही आ रही हैं। तो फिर इसका हल क्या है? इससे इन्फ्लेमेशन होती है, ये हमारी बेसिस हैं इन्फ्लेमेशन की, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की बेसिस डायबिटीज नहीं है, डायबिटीज तो होती इस इन्फ्लेमेशन की वजह से। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की और भी रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल ऑटोइम्यून डिजीजेज में जब हमारा इम्यून सिस्टम डिसरेगुलेट हो जाता है, जब हमारे मेमोरी बी सेल्स और टी सेल्स जाके बोन मैरो में बैठ जाते हैं और मुसलसल एक्टिवेटेड होते हैं अगेंस्ट सम बॉडी टिश्यू, तो उसमें इन्फ्लेमेशन का कोई कसूर नहीं है, वो उस तरह की ऑटोइम्यून डिजीज तो बच्चों में भी हो जाती है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो एक रेगुलर एज के साथ हम इन्फ्लेम हो जाते हैं। आज हमने नान खाया, कल हमारी जोड़ों के दर्द शुरू हो जाते हैं। कोई स्पाइसी चीज़ खा ली तो जीआईटी ख़राब हो गई, और हमें पता चल जाता है जी मैं ये खाऊंगा तो ये हो जाएगा, मैं वो खाऊंगा तो ये हो जाएगा, मैंने वो कल ये किया था तो ये दर्दें होगी। उसकी वजह ये नहीं है कि हम जब छोटे थे तो हमारे सेल यंग थे, और अब जब हम बड़े हो गए हैं तो हमारे सेल यंग नहीं है। सेल तो यंग थे, हमारे सेल भरे में इन्फ्लेमेटरी सॉरी मिसफोल्डेड प्रोटीन एग्रीगेट्स। सोल्यूशन इतना सादा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। और सिंपली सोल्यूशन ये है, सबसे पहले तो जो मज़ीद हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ ला रहे हैं उनको बंद कर दिया जाए, कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दिए जाए। नंबर टू, जो मिसफोल्डेड प्रोटीन एग्रीगेट्स हैं उनको क्लीन करने का मौका दिया जाए। तो क्या उसका सिंपल सा तरीका है? उसका सिंपल सा तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्टडी मैं अक्सर दिखाया करता हूँ। दिस इज थेरेप्यूटिक यूज ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज एज एन अल्टरनेटिव टू इंसुलिन। मैं हैरान होता हूँ कि एक बड़ी इस्लामिक सी चीज़ है रोज़ा, और उसका जो फ़ायदा है और जो साइंटिफिक फ़ायदा है वो हमें नहीं पता, वो इन्हें पता। अब इसमें देखिए, ये डॉक्टर जेसन फंग कैनेडियन है, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, तो ज़ाहिर है नेफ्रोलॉजिस्ट के पास डायबिटीज़ के पेशेंट्स आते हैं, तो वहाँ से ही स्टार्टेड दिस डिस्कशन
यूट्यूब का चैनल है, ही इज़ क्वाइट अ स्पीकर एज वेल। इस स्टडी में जेसन फंग एंड टीम ने, केस स्टडी है, ये केस सीरीज़ है, इसमें इन्होंने लिए 3 पेशेंट्स। अब ज़रा पेशेंट्स के प्रोफाइल देखिए, ये 3 पेशेंट्स हैं। एक हैं 40 साल के मेल, 20 साल से डायबिटिक, 52 ईयर्स मेल, 25 सारे टाइप 2 हैं, टाइप 1 नहीं है, 25 ईयर से डायबिटिक, 67 ईयर मेल, 10 साल से डायबिटिक। तो आप अगर नॉर्मल ट्रेडिशनल मेडिसिन को सोचें, देखिए इनके साथ ये तीनों इंसुलिन डिपेंडेंट हैं। इनको हाइपरटेंशन भी है, हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया भी है, इनको क्रोनिक डिजीज, रीनल कैंसर, हाइपरटेंशन, हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया, इनको भी हाइपरटेंशन, हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया। आपको आई थिंक यू नो दिस, हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से हाइपरटेंशन ज़रूर होती है। अच्छा, इन सब को इंसुलिन डिपेंडेंट भी हैं और ये सारे मसाइल भी हैं। अब आप मुझे बताइए, 20 साल से इंसुलिन कोई डिपेंडेंट हो तो क्या उनकी डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है? हमारा जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ प्रैक्टिस है उसमें हम ये कहते नहीं हो सकती। देयर इज सफिशिएंट डैमेज टू pancreas that pancreas is not able to work with the glucose. It cannot produce enough insulin. The cells are dead. इनका देखिए रिजल्ट क्या। पेशेंट 1 की मेडिकेशन क्या थी इंटरमिटेंट फास्टिंग से पहले? इंसुलिन ग्लार्जिन 58 यूनिट्स एट बेड टाइम, एस्पार्ट 22 यूनिट्स ट्वाइस डेली, उसके अलावा मेडिसिन। सेकंड पेशेंट को देखिए, इनकी इंसुलिन लिस्प्रो मिक्स यूनिट्स 38, 32 और 25 आयु। पेशेंट 3, मेटफॉर्मिन 1 ग्राम ट्वाइस डेली, इंसुलिन लिस्प्रो मिक्स 25, 30। द पॉइंट इज, और फिर मॉर्निंग और रात को। द पॉइंट इज दे ऑल वर इंसुलिन डिपेंडेंट। रोज़ा क्या रखाया इनको? रोज़ा इन्होंने ये रखाया, इन्हें कहा जी आप ऐसा करें कि एक दिन आपने सिर्फ डिनर करना है। डिनर उस दिन आप जितनी मर्जी यखनी पिएं, यखनी की बोटियां ना खाएं यखनी पिएं, जितनी मर्जी कॉफ़ी बगैर चीनी के पिएं, जितना मर्जी पानी पिएं। मैं इसमें एक दो चीज़ें और ऐड कर देता हूँ। जितना मर्जी खीरा खाएं, खीरा जो है उसके 94% जो है वो पानी है, बाकी 4-6% उसका कार्ब और प्रोटीन है। जितनी मर्जी सैलरी खाएं, मुझे नहीं पता सैलरी का उर्दू में क्या वो है, ये भी एक वेजिटेबल है जो 96% पानी है, जितना मर्जी खा लें। अच्छा एक दिन उन्होंने कहा जी आप डिनर खाएं, अगले दिन आप लंच और डिनर खाएं, और उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कार्बोहाइड्रेट छोड़ दें फला, उन्होंने कहा जी कम कर दें। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन कर दें। ये जो आइडिया ऑफ द कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन टू रिड्यूस द वेट लॉस, टू डू टू रिवर्स द डायबिटीज़ और कंट्रोल द डायबिटीज़ इज़ अ वेरी डिफरेंट एंड ओल्डर आइडिया। वेट लॉस अच्छी बात है, जो असल आइडिया, जो असल चीज़ होने वाली है, आप बताइए। आप बताइए कि अगर किसी के सेल के अंदर मिसफोल्डेड प्रोटीन एग्रीगेट्स इकट्ठे हुए हैं, हम उसकी इन्फ्लेमेशन की एंटी इन्फ्लेमेटोरी देते जाएं और डायबिटीज़ की, उसको डायबिटीज़ का कंट्रोल देते जाएं, तो जब तक ये आग ठीक नहीं होगी क्या वो ठीक हो सकते हैं? तो अगर हम यहाँ पे जाएं तो लंच में उन्होंने जो हमारा है ना वेट लॉस या कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन, वो टारगेट करता है उसको लिपिड्स को। हमें तो टारगेट करना है सेल के अंदर पड़े हुए ट्रैश को। फैटी एसिड्स की बात ही नहीं हो रही। वो पीपीआर गामा के जो रिसेप्टर्स का जो माल फंक्शन है वो फाइन, और वो बेरियाट्रिक सर्जरी में तो तब भी फ्री फैटी एसिड वैसे ही फिर रहे होते हैं, ज़्यादा फिर रहे होते हैं, तो तब तो पीपीआर गामा को कुछ नहीं होता। लंच और डिनर, फिर उससे अगले दिन दोबारा डिनर, ना ब्रेकफास्ट ना लंच, जितनी मर्जी यखनी लें कॉफ़ी लें, और इस तरह से अल्टरनेट करवाया उन्होंने। इनमें से एक पेशेंट, एक फाका, ये था फास्ट, ये है फास्ट, और लेट्स से मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे,
फ्राइडे। 2 पेशेंट्स थे जो अल्टरनेट करते रहे। एक पेशेंट ने कहा जी मैं इतने रोज़े नहीं रख सकता, मैं सिर्फ रोज़े रखूँगा 1, 2 और 3, मैं ये चौथा रोज़ा नहीं रखूँगा, इस दिन मैं नॉर्मल खाऊँगा। ये उन्होंने खिलाया। अब इनका रिजल्ट देखिए। On fasting days, the patients only consumed dinner, whereas on non-fasting days, the patient consumed lunch and dinner. Low carbohydrate meals were recommended when eating meals. Low carbohydrate, ये नहीं कहा कि छुड़वा दिए थे, low carbohydrate. So ये जो आइडिया है कि कार्निवोर हो जाए, देखिए inflammation is a secondary aspect of misfolded protein aggregates. तो इन्फ्लेमेशन के पीछे पड़े रहें तो वो जो मिसफोल्डेड प्रोटीन एग्रीगेट्स हैं वो कहाँ से साफ होंगे? तो सारी उम्र पड़े रहें इन्फ्लेमेशन के पीछे, दवाइयाँ एंटी इन्फ्लेमेटरी लेते रहें, देते रहें पेशेंट को। उसके सेल तो ख़राब ही हैं, वो ख़राब हो और खाने से और ख़राब होते रहेंगे। आप एक मरतबा साफ़ करवा दीजिए उन सेल्स को। ये देखिए रिज़ल्ट। ऑल 3 वर एबल टू डिसकंटिन्यू देयर इंसुलिन। द मिनिमम नंबर ऑफ डेज टू डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इंसुलिन वाज 5 एंड मैक्सिमम वाज 18। ये इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स, सिर्फ ये सिंपल सा, ये हमारे रोज़ों से आसान रोज़े हैं, सिर्फ इस सिंपल से रेजिमेंट से 5 से 18 दिन के अंदर इंसुलिन की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई। अब ये इंसुलिन की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं ख़त्म हुई कि उनके फ्री फैटी एसिड जुड़ गए। ये रिक्वायरमेंट इसलिए ख़त्म हुई कि उनके सेल्स के अंदर से ऑटोफेजी शुरू हो गई। जब ऑटोफेजी व्हेन इट स्टार्टेड चिपिंग अवे एट द ट्रैश, वो ट्रैश खाना शुरू हो गया। मुझे किसी पेशेंट ने पिछले दिनों कहा कि जी मैं जब ये करता हूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ, उसके बाद मैं फिर ख़राब हो जाता हूँ। मैं कहा जी उसकी वजह ये है कि आप इतना ज़्यादा क्लीन तो होने ही नहीं देते। 2-4 दिन फाका कर लिया, ठीक महसूस करने लग गए तो फिर दोबारा खाना शुरू कर दिया, तो वो जो आपने खाली किया था वो दोबारा भर लिया। हम ये भी कर सकते हैं कि ये डिनर, इसमें फास्टिंग में डिनर हमने लाइट किया, सॉरी यहाँ से करते हैं, डिनर लाइट किया, यहाँ पे ऑटोफेजी हुई, फिर दोबारा डिनर में इतना ज़्यादा खा लिया कि वो जो ऑटोफेजी बेचारे ने थोड़ा सा खाली किया था उसको दोबारा भर दिया। तो ज़रा सा अगर हम ख्याल करके कर लें तो ऑटोफेजी से एक्चुअली जो सेल का बेसिक प्रॉब्लम है वो हल होता है। और अगर आप सेल का ये बेसिक प्रॉब्लम हल कर दें तो देखिए सेल की हर चीज़ नई है। एज द misfolded protein aggregates start going away, तो क्या होगा? सेल की इन्फ्लेमेटरी स्टेट खत्म हो जाएगी। जब सेल की इन्फ्लेमेटरी स्टेट खत्म होगी तो वो जो मुसलसल इन्फ्लेमेशन की वजह से बीमारियां हैं, जो जोड़ों के दर्द हैं, जो पट्ठों के दर्द हैं, जो कॉग्निटिव डिक्लाइन है, जो डायबिटीज़ है, वो रिवर्स हो जाएंगी। और अगर आप कंटिन्यू रखें, इसको बेहतर स्टेज पे ले जाएं, तो आई कैन अश्योर यू कि यू कैन स्टार्ट ईटिंग जैसे आप 10 साल की उम्र या 20 साल की उम्र में खाते थे, क्योंकि सेल काफ़ी सारा खाली हो गया। फिर आप 20 साल लगा के उसे भर लें, यू कैन गो बैक टू ईटिंग नॉर्मली। जो हम इस एज में जब आते हैं तो हमारे जहन में यह है कि अब हम सारी ज़िंदगी वैसे खाने नहीं खा सकते जैसे खाते थे। हम खा सकते हैं अगर हम सेल्स को एक मरतबा खाली करवा लें। अब क्वेश्चन जो सबसे अहम है ना वो ये है, कितने फाके किए जाएं कि ये एग्रीगेट्स इतने नीचे चले जाएं कि हम थोड़ी देर नॉर्मल, 6 महीने नॉर्मल रह सकें। तो इसकी मैंने बहुत सारी स्टडीज़ को ढूंढा, इसका कोई स्टडी नहीं है। तो मुझे फिर जो सलूशन मिला वो ज़रा सा इस्लामिक, तो अगर आपको रिलीजन में नॉर्मली मेडिसिन में बात नहीं करता, पर मेरे पास हाल ही ये था। देखिए इस्लाम ये कहता है कि 12 महीने में 1 महीना रोज़े का। सो दैट मीन्स
कि 1/12 of the day in fast would clear 11 days junk food. तो अगर एक दिन का रोज़ा रखा, ऐसा जो सही वाला रोज़ा, ये नहीं कि ब्रेकफास्ट में बहुत कुछ खा लिया और फिर रात को भी दरमियान में भी कुछ खाया और फिर डिनर में भी, सही रोज़ा का रखा, तो एक दिन के रोज़े ने कवर करने 11 दिन। तो अगर आपने हफ्ते में 3 रोज़े रखे तो आपने एक महीना कवर कर लिया। अगर आपने 30 रोज़े रखे तो आपने 1 साल कवर कर लिया। अब अगर आप ये प्रोसेस चलाते जाएं तो you can cover 3, 4, 5 years worth of trash removal within a few months. That would give a huge benefit. वो benefit ये नहीं है कि अब आप दोबारा से नान और कबाब खा सकते हैं। वो benefit ये है कि सेल की जो इन्फ्लेमेटरी स्टेट है, जिसकी वजह से वो इम्यून सेल्स को भी एक्टिवेट कर रहा है और ख़ुद भी ऑटोफेजी और या सेनेसेंस में जा रहा है, वो ख़त्म हो गई या कम हो जाएगी। मैं अब आपको इन्फ्लेमेटरी स्टेट का एक मसला बताता हूँ। अभी एक लेटेस्ट स्टडी आई है जिसमें उन्होंने ये देखा कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा जब ब्रेन में जाता है तो इट एक्टिवेट्स द ग्लियल सेल्स ब्रेन के। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, आपको पता है कि इन्फ्लेमेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि जब ये सेल इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेगा और जब ये सेल इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करेगा तो वो सारे मिलकर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा प्रोड्यूस करते हैं। TNF अल्फा कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड गो देयर। हमारा ये ख्याल होता था कि जो ग्लियल सेल्स हैं, जो ब्रेन के सेल्स हैं, दे आर लिविंग इन अ इम्यून प्रिविलेज्ड एरिया जिसमें बॉडी की सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन कैन नॉट इन्फ्लुएंस दैट। हमें इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 1 का तो पहले ही पता था ना कि वो जाते हैं ब्रेन में, जाके हाइपोथैलेमस के ऊपर टेम्परेचर सेट पॉइंट को चेंज करते हैं और फीवर करवाते हैं, वो हमें पता था। दे फाउंड आउट कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा एंटर्स द ब्रेन एंड नॉट ओनली एंटर्स देयर, एक्टिवेट्स द ग्लियल सेल। अब जो ग्लियल सेल बैठा हुआ है उसको जब एक्टिवेट किया तो ग्लियल सेल को तो नहीं पता कि मेरी इन्फ्लेमेशन ब्रेन में है कि जिस्म में है, पेरिफेरल है या सेंट्रल है। ग्लियल सेल जो ही एक्टिवेट होता है उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है कि जो नियर बाय न्यूरॉन्स हैं, इट स्टार्ट्स प्रूनिंग देयर सिनेप्सिस, यानी ये उनके सिनेप्सिस को काटना शुरू कर देता है। उसकी वजह क्या है? जब ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होती है तो ब्रेन का जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, वो ये कोशिश करता है कि जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुई है उस हिस्से को बाकी हिस्से से अलहदा कर दे ताकि इसका नुकसान बाकी को ना हो। उसको अलहदा करने के लिए ग्लियल सेल जो है साइनेप्सिस काटने शुरू कर देते हैं, न्यूरॉन्स को बाकी न्यूरॉन से अलहदा करना शुरू कर देते हैं। तो as soon as tumor necrosis factor enters the brain, activates the glial cells, glial cells start causing synaptic pruning. अब ये तो अननेसेसरी प्रूनिंग थी ना, ब्रेन में तो इन्फ्लेमेशन थी कोई नहीं, ये तो TNF अल्फा तो बाहर से आया। तो ब्रेन की जब प्रूनिंग शुरू होती है तो हमारा कॉग्निटिव डिक्लाइन भी आता है, हमारे मेमोरी डेफिसिट्स भी आते हैं, हमारे सारे वो रिकॉल इश्यूज, प्रोसेसिंग इश्यूज, वर्ड फाइंडिंग, फॉरगेटिंग कि मैं क्या करने किस कमरे में गया था, दैट ऑल स्टार्ट्स हैपनिंग। तो अगर हम ऑटोफेजी करें, जो मुफ्त की चीज़ है, रोज़ा रखना इज़ एक्चुअली मनी सेविंग प्रोसेस, इट इज़ एक्चुअली अ हेल्थी प्रोसेस और स्पिरिचुअल प्रोसेस भी है। अगर वो हम कर लें, इन्फ्लेमेशन को कम कर लें, तो हमारी इन्फ्लेमेशन की वजह से सारी डिजीजेस जो हैं वो ठीक होने लग जाती हैं। ये है इसका बेसिक आइडिया। Thank you so much, Dr. Mubin. Very excellent lecture. Will you continue more or start the question answer? आप बिस्मिल्लाह कर लें। मैं तो अगर आप मुझे छोड़ देंगे ऐसे तो मैं अगले 4 घंटे बोलता रहूँगा, आपकी मर्जी। Thank you so much. पहले तो देखें कि I am sitting in a village and round about the wheat farms are around me. I am sitting in my village. मैं ऐसा करता हूँ छुट्टियों में ना, सर्दियों की छुट्टियों में अपने देहात में जाता हूँ और अच्छा, ओपन एयर और सन है, ये भी मेरी एनर्जी और उसको बेहतर करती है।
अच्छा, पहले सबसे पहला क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच फॉर वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। और देखा इससे कि फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने लिखे भी सही और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने दी। तो सबसे पहले ये एक क्वेश्चन है, ये सवाल है, अपना हाथ खड़ा किया डॉक्टर जमीर साहब ने, प्रोफेसर जमीर साहब। अच्छा, मैं आपको बताऊं, हमारे पास भी एक एग्जांपल है, देयर आर 3 पर्सन जिन्होंने आपके इस लेक्चर से शुरू किया काम को और वो इंटरमिटेंट फास्टिंग की। उनमें से एक प्रोफेसर जमीरुल हसन साहब भी बैठे हैं। अच्छा, वेरी नाइस। एक हमारे प्रोफेसर जैदी साहब हैं, वो भी, उन्होंने भी इंटरमिटेंट फास्टिंग किया, डायबिटीज रिवर्स हो गई। एक हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। और भी है, दीज आर द पीपल हु स्टार्टेड द इंटरमिटेंट फास्टिंग। और वो हमारे इस वेबिनार का अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा प्रैक्टिकली फायदा है कि जिससे डायबिटीज रिवर्स हो गई। एक तो पहला सवाल, उससे पहले डॉक्टर प्रोफेसर साइमा बतूल का था, पीडियाट्रिक फिजिशियन है। तो ये कह रही थी कि वो लिंक जो है जिससे हमने डॉक्टर सेल को रिवर्स करना है टुवर्ड्स द टाइप 1। बीटा सेल। और एक और भी है कि जिससे हम सेल थेरापी, स्टेम सेल थेरापी के जरिए से भी टाइप 1 डायबिटीज को रिवर्स किया जाता है। तो वो भी ज़रूर आप शेयर कीजिएगा, मैं उनका नंबर आपको शेयर करूंगा। जी प्रोफेसर अपना जमीरुल हसन साहब, ओपन द माइक, यू आस्क अ क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मोहतरम डॉक्टर मुलाजिम हसन साहब, आई एम वेरी thankful to you especially, and honorable guest Dr. Mubin Sayyed Saab. Dr. Saab, I'm about 74 years. I belong to Bahauddin Zakariya University, मुल्तान। 2002 में मुझे डायबिटिक हुई। मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी से वाकिफ नहीं हूं, मैं अवाम उन्नास को आपके लेक्चर की अफादियत बताने के लिए अपना सवाल कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, 2002 में मैं डायबिटिक हुआ। 2020 में मैंने आपका पहला लेक्चर सुना जिसमें मैंने ये फास्टिंग का प्रोसेस अपने ऊपर अप्लाई किया। आई स्टार्टेड विद 15 आवर्स, देन 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड नाउ आई एम एट 24 आवर्स फास्टिंग लास्ट 1 ईयर से। डॉक्टर साहब, मैं टोटली कोई मेडिसिन नहीं खा रहा। मैं बिलोंग करता हूं जनूबी पंजाब से। डॉक्टर मुलाजिम साहब के बहुत करीब से इनके जेर साया रहता हूं मुल्तान में। यहाँ पे आम होते हैं, मैंने इस सीजन में फुल फ्लैज आम खाए हैं। आम भी खाए जी। और डॉक्टर साहब, आई एश्योर यू कि अगर पाकिस्तान के डॉक्टर्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ड्यू अपोलोजाइज, हमें जब भी हम बॉर्डर लाइन पे पहुंचते हैं, ये हमें फौरी तौर पे डायबिटिक मेडिसिन पे लगाते हैं, उस पे ना लगाएं और हमें ये फास्टिंग की तरफ ले आए। अगर 2020 से पहले मैं आपका लेक्चर सुन पाता तो शायद मैं मेडिसिन की तरफ जाता नहीं। अब मैं वो लेक्चर मैनी डजन पीपल को भेज चुका हूं, जिनमें से 12 बंदे जो हैं वो इंसुलिन से वापस आ चुके हैं। उनका डेटा हमें जरूर दीजिएगा, उनके डेटा हमें जरूर दीजिएगा। जी डेफिनेटली डॉक्टर मुलाजिम साहब, आपके लिए, डॉक्टर मुबीन सैयद के लिए और आपकी पूरी टीम के लिए आई स्वेयर फॉर इट, मैं हर नमाज में दुआ करता हूं कि आप लोगों की वजह से बहुत अवेयरनेस है डायबिटिक पाकिस्तान में। डॉक्टर मुलाजिम साहब, आप जानते हैं मुबीन सैयद साहब तो अमेरिका में है, बहुत ज्यादा फैल रही है। और मैंने अभी आपका पिछले दिनों वो आपका यूट्यूब लेक्चर भी सुना जिसमें 74% है। तो सिर्फ फास्टिंग जो है, हमारे डॉक्टर विद ड्यू रिस्पेक्ट, ड्यू अपोलोजाइज, दे आर जस्ट नुमाइंदे बने हुए हैं इंसुलिन और डायबिटिक कंपनीज की मेडिसिन के। दिस डायबिटिक इज नॉट अ डिजीज, it's a curable disease and till I'm alive, मैं डॉक्टर मुलाजिम साहब और डॉक्टर मुबीन सैयद साहब के बच्चों को भी दुआएं देता रहूंगा कि जिनकी वजह से मैं टोटली रिवर्स हूं। मैं हर मीठी चीज खाता हूं। हाँ, वजन मैंने लूज किया है, बहुत ज्यादा किया है, क्योंकि मैं सिर्फ मॉर्निंग में 1 कप चाय लेता हूं, 10-11 बजे कॉफी लेता हूं एंड एट 5 to 4 सिर्फ मैं खाना लेता हूं, नथिंग एल्स। मेरा ये रोजा होता है। बाकी
पानी जज़ाकल्लाह लेता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ। तो डॉक्टर साहब माशा थैंक यू वेरी मच, और तमाम आपसे तमाम डॉक्टर थैंक यू से मेरी प्रोफेसर ज़मीरुल दस्ता हसन साहब, गुजारिश है थैंक कि यू सब प्रोफेसर अपने ज़मीरुल हसन। मरीजों जी, जी, आपने शेयर किया और इससे आप प्रैक्टिकली शेयर किया, और ये हमारे पास 2 और डेटा भी है, शेयर करेंगे। अच्छा, जनरल असलम साहब, जनरल असलम साहब, जनरल असलम साहब। Thank you very much, sir. Dr. Mubin Sayyed, a great talk. मेरा क्वेश्चन ये है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या इन्फ्लेमेशन is the cause of, say, deposition of misfolded protein aggregates. ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को तो बेहतर करती है, because it prevents so many of the diseases. Diabetes is one of them. But can it stop apoptosis and increase longevity of life or quantity of life? एब्सोल्युटली गुड, एब्सोल्युटली बहुत गुड, ही गुड, गुड सवाल जी सर, बहुत गुड ही क्वेश्चन। प्यारा सवाल है। सो मैं इसका जवाब दो तरह से देता हूँ, दो हिस्सों में देता हूँ। एक तो ये है कि सपोज कीजिए कि हमारा कोई सेल है या सेल्स हैं जो मिसफोल्डेड प्रोटीन एग्रीगेट से भरे हुए हैं, जिसकी वजह से वो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। अब इसको हम अगर मज़ीद कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देते फॉर एग्जांपल, तो उससे मज़ीद रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ नहीं बनती, नई बाहर से जो आई हुई हैं वो नहीं बनती। लेकिन ये जो प्रोटीन एग्रीगेट है ये नहीं ख़त्म हुआ, चुनांचे इन्फ्लेमेशन कंटिन्यू रहेगी, नंबर वन। नंबर टू, जब ये प्रोटीन एग्रीगेट्स बनते हैं तो इनका एक विक्टिम माइटोकॉन्ड्रिया भी है। माइटोकॉन्ड्रिया जब माल फंक्शन करना शुरू कर दे तो इट प्रोड्यूसेस रॉस। तो अब सही। आप बाहर से ना भी कार्बोहाइड्रेट्स दें तो जो माल फंक्शनिंग माइटोकॉन्ड्रिया है इट प्रोड्यूसेस रॉस। तो मुझे ये एक चीज़ और मैं अर्ज करूं कि CoQ10 हमारे सब के फूड का हिस्सा होना चाहिए, वो चाहे फूड के साथ लें या सप्लीमेंट के। CoQ10 जो है वन ऑफ द शटल्स इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती हैं तो उसमें एक जो मॉलिक्यूल ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है वो CoQ10 है। सो CoQ10 की एक्सटर्नल जो वो है सपोर्ट, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन अ सेल इज इन्फ्लेम्ड एंड इज प्रोड्यूसिंग रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। अब अगर हम ये बात करें कि किसी तरीके से अगर हम ऑटोफेजी कर सकें, और जाहिर है कि ऑटोफेजी देखिए रोज़ा ज़रूरी नहीं कि हर बंदा रख सके। अगर रोज़ा ना रख सके, मुझे एक बताना चाहिए था, अगर रोज़ा ना रख सके तो उसका तरीका ये है कि पहले तो अपनी जो फूड का स्टाइल है उसको चेंज किया जाए। कि सपोज़ कीजिए ब्रेकफास्ट है, उसके बाद स्नैक है, फिर लंच है, फिर स्नैक है, फिर डिनर है, फिर रात को सोने से पहले कुछ स्नैक है। तो पहले तो स्नैक सारे ख़त्म कर दिए जाएं। उसके बाद ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर में कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना शुरू किया जाए। उसके बाद आप देखिए कि ब्रेकफास्ट को छोड़ सकते हैं, उसको यखनी से कन्वर्ट कर सकते हैं या इस तरह से। और एक फाइनल एक चीज़ कहलाती है जिसे हम कहते हैं फास्टिंग, मिमिकिंग फूड्स। ये ऐसी फूड्स हैं कि जिससे पेट तो भर जाता है, जैसे मैंने बात की खीरे की, लेकिन वो उस तरह के मॉलिक्यूल्स नहीं देते जिनसे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बने। इसी तरह से मेडिसिन हैं, फॉर एग्जांपल रेस्वेराट्रल है। रेस्वेराट्रल जो है ऑटोफेजी, रेस्वेराट्रल ये ऑटोफेजी को ट्रिगर करती है इवन इफ़ यू आर नॉट फास्टिंग। तो अगर कोई फास्ट नहीं कर सकता, फॉर एग्जांपल ख़वातीन हैं जो प्रेग्नेंट हैं, वो उनको फास्ट इतना नहीं करना चाहिए, या ख़वातीन हैं जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं और उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं वो फास्टिंग की वजह से डिसरप्ट हो सकते हैं, बिकॉज जब लिपिड की जो इनटेक है वो कम होता है तो लिपिड हार्मोन्स सही तरह से नहीं बनते, जिसकी वजह से वो हार्मोन्स जो चाहिए फर्टिलिटी के लिए वो सही तरह से नहीं चलते। तो देयर आर पीपल हु मे नॉट बी एबल टू डू द फास्टिंग, उनमें फास्टिंग मिमिकिंग फूड्स या रेस्पिरेटरी लाइक चीज़ें करते हैं। मैं वापस आपकी बात पे आता हूँ कि क्या हमारे सेल्स, अगर हम इनकी ऑटोफेजी करें इनके साथ, तो क्या ये एपोप्टोसिस और सेनेसेंस से बच जाते हैं? तो यस, यही असल मकसद है कि एक तो ये इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं। जितनी देर तो ये इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं ना,
इसका मतलब है कि इन सेल्स को अभी भी उम्मीद है कि मैं बच सकता हूँ और वो Good. मैसेज भेज रहा है। गुड गुड एक्सीलेंट सर। जी जना साहब ठीक है, कोई और सवाल है? Thank you very much. Great. जना साहब थैंक यू सो मच। आप जना साहब रहिएगा, आपसे आखिर में मैं फाइनल कमेंट भी लूंगा। अच्छा, इसके बाद प्रोफेसर राशिद महमूद साहब। प्रोफेसर राशिद महमूद साहब। जी सर, थैंक यू विपिन साहब। पहले भी इस किस्म का लेक्चर सुना था, लेकिन आज कंसेप्ट बहुत क्लियर हो गया। सर ये बताएं कि ये इतनी जो प्रोलॉन्ग फास्टिंग है, ज़ाहिर है 14 आवर के बाद ऑटोफेजी स्टार्ट होती है, इसके कोई नुकसानात भी होंगे, कोई साइड इफेक्ट भी होंगे? और हार्ट पेशेंट के लिए, जो इस्कीमिक हार्ट के पेशेंट्स हैं, क्या उनके लिए कोई एडिशनल इंस्ट्रक्शन है इस बारे में कि नहीं? तो कब स्टॉप कर देने चाहिए, कि इसकी कोई लिमिट क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मैं अभी इसी तरफ भी पिछले सवाल के जवाब में भी गया था। पहली बात तो ये कि ऑटोफेजी जो ब्रेन की है वो 14 आवर्स के बाद स्टार्ट होती है, और स्पेशली जब आप सोए हो। जो हमारे बॉडी की ऑटोफेजी है, जो नॉर्मल सेल्स की सिविलियन सेल्स की जो ऑटोफेजी है, वो 6 घंटे बाद शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं माइक्रो ऑटोफेजी, छोटी ऑटोफेजी। तकरीबन 10 घंटे के बाद शुरू हो जाती है मैक्रो ऑटोफेजी, और फिर उसके बाद 14 घंटे के बाद शुरू होती है शेपरॉन मीडिएटेड ऑटोफेजी, या शेपरॉन CMA कहलाती है। तो ऑटोफेजी तो 6 घंटे के अंदर भी शुरू हो जाती है, पर वो इतनी पावरफुल नहीं होती। अब ये क्वेश्चन कि क्या हर बंदा रोज़ा रख सकता है, तो यही बात मैं भी थोड़ी देर पहले कर रहा था। हर बंदा रोज़ा जैसे नहीं रख प्रेग्नेंट सकता वोमन है वो भी नहीं रख सकती, आपने भी बताया। जी। और जो फर्टाइल वुमेन है, जो प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं, वो उनको भी चाहिए कि वो ध्यान से, यहाँ पे US में क्या करते हैं कि उन्हें कहते हैं कि जी आप रोज़ा ना रखें, आप एक हफ्ते में 2 मरतबा रख लें। और फिर उनको ये कहते हैं कि जिस वक्त आपका फर्टिलिटी का टाइम आ रहा है, हर खातून को पता होता है कि उनका किस वक्त ओव्यूलेशन का तकरीबन टाइम है, तो उससे हफ्ता पहले रोज़ा ना रखें। तो उनके लिए, ख़वातीन के लिए, देयर इज़ अ स्पेसिफिक वे टू डू द इंटरमिटेंट फास्टिंग, नॉट लाइक मैन। जी डॉक्टर जमीर साहब, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? और एनीबॉडी पिछले सवाल एल्स? का मैं एक और चीज़ जो ऐड करना चाहता हूँ वो ये कि जो डायबिटिक्स हैं और स्पेशली इंसुलिन डिपेंडेंट है, वो जब फाका करें तो उनको ये ख्याल करना पड़ेगा कि वो हाइपोग्लाइसीमिया में ना जाएं, क्योंकि अब फाके की वजह से भी उनका इन्फ्लेमेशन कम होगी और ग्लूकोज कम होगा, और अगर वो इंसुलिन ले रहे हैं तो उससे भी कम होगा। तो दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ये जो स्टडी मैंने आपको केस सीरीज दिखाई थी, इसमें दे मेजर्ड पीपल 4 टाइम्स अ डे फॉर ग्लूकोज लेवल्स। आजकल आ गए कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर्स, तो अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर लगा के ये कर लें, ताकि वो उन्हें पता हो कि किस वक्त हाइपोग्लाइसीमिया में तो नहीं चले गए। अच्छा डॉक्टर मुबीन, एक डॉक्टर शेर खान का, आलम शेर का एक क्वेश्चन था फ्रॉम मलेशिया। ये कह रहे हैं जी कि ये जो मिस फोल्डिंग प्रोटीन्स हैं, ये हर सेल में जमा हो सकती हैं? जी। सो हर न्यूक्लिएटेड सेल में। हर न्यूक्लिएटेड सेल के अंदर जमा हो सकती है। मैंने वो जवाब दिया था, लेकिन ये कि आपका वो फिर डिफरेंट सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट अटैक्स होंगे वो उसको वो जी, होंगे। जी मैं जमील इसका साहब। जी जी इसका अर्ज कर देता हूँ कि जो न्यूरॉन्स में और न्यूरॉन के बाहर इकट्ठी होती हैं उनको हम कहते हैं, बाहर जो है वो तो टैंगल्स कहलाती हैं, जो न्यूरॉन के टैंक अंदर है उनको हम कहते हैं, करेक्ट, मिसफोल्डेड प्रोटीन टैंगल्स। तो ब्रेन के अंदर टर्म यूज होती है टैंगल्स की। टैंगल्स टैंगल जो बाकी सेल है, अगर सेल के साइटोप्लाज्म में इकट्ठी होती है तो वो है मिसफोल्डेड प्रोटीन एग्रीगेट। एग्रीगेट जो मिसफोल्डेड ब्रेन प्रोटीन से एग्रीगेट, बाहर है, ब्रेन से करेक्ट बाहर है। जी डॉक्टर करेक्ट। जमीर लिवर, साहब, आप सवाल करना चाहते हैं? उसके बाद वी आर गोइंग टू कंक्लूड टुडे सेशन। Thank you very much, Dr. Saab. I just pray for you people, and it's very benefit for the Pakistanis, especially, and we all are very pleased to Dr. Mubin Sayyed. Thank you very much. थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच। प्रोफेसर जना साहब, over to you to say something at the end. Arthur, thank you very much. It was a very lucid and very interactive talk. And मेरा सिर्फ ये suggestion है कि if we have got postgraduate students of masters and doctoral and fellows, अगर उनमें से आपको supervisor बन जाएं and we
वो सुपरवाइजर हूँ और सुपरवाइजर यहाँ का हो एंड वी कंटिन्यू द स्टडी इन डिफरेंट एंगल्स इन डायबिटीज एंड अदर डिजीजेस, हाँ और उसके बाद say for example if the study goes for 1.5 or 2 or 3 years, उसका हाँ जो डाटा होगा उसको एनालाइज करके फिर आपसे कहें जी आप प्रेजेंट करें, that will become an evidence based knowledge and that हाँ will lead to a quality doctoral हाँ or हाँ master's degree thesis as बिल्कुल well in addition to the knowledge. What do you think? Absolutely. Really, I think it's this is a great excellent, General Saab, excellent. अच्छा this is a ऐसा है great कि idea. जनरल साहब डॉक्टर मुबीन सैयद जनवरी में आ रहे हैं और इंशाल्लाह मैं इनको इस्लामाबाद भी ले आऊंगा और एबटाबाद भी जाना है। हम इस Most तरह के welcome. प्रोजेक्ट बना सकते हैं, इस तरह का Most प्रोजेक्ट आपके साथ मिलके बना सकते हैं और इंशाल्लाह इसको 2-3 साल का लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करके कोई किस तरह का हम डाटा जो इकट्ठा yeah. करेंगे दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर Gee, पाकिस्तान। while going to Murray, I'm on the way to Murray, so we can have a 2 hours talk to all हाँ the faculty members of इंशा Dr. Syed at City University Islamabad, जो Islamabad Medical Dental College है, while it is on the way to Murray. सर इंशाल्लाह हम Absolutely. इंशाल्लाह इंशाल्लाह आ रहे हैं इंशाल्लाह और उसके बाद सर इंशाल्लाह आपके साथ ये टाइम भी स्पेंड करेंगे और इंशाल्लाह आपको great. डेट मैं दे दूंगा, जिस डेट में डॉक्टर साहब का शेड्यूल होगा उस इंशाल्लाह डेट में मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह that will- ओवर टू यू प्रोफेसर सलमा कुंदी, विकास आज का सेशन तो बहुत बड़ा है लेकिन आई थिंक बहुत प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ओवर टू यू प्रोफेसर सलमा कुंदी। Thank you so much, Mulazim Saab. Dr. Mubin Syed, it's always a pleasure listening to you. दिल चाहता है ये लेक्चर खत्म ही ना हो और सारा दिन हम सुनते रहें, लेकिन 1.25 घंटे हो गए हैं तो ये बुरी बात है आपका संडे में हम इतना टाइम लें और वो भी नहीं आधी रात रात को भी के जाग बाद। रहे हैं ये। Yeah, No we are worries. so obliged to you and so grateful to you. I Thank would you very request much. you for another talk on these inflammatory markers and their role in cancer and how cancer can be controlled if we control these. ये You will टॉपिक give मेरे us, जहन में भी आ रहा था। Haji, you will give us a time and date if you don't mind, and we'll hold Absolutely. it in January, inshallah. इंशाल्लाह So thank you so much, Dr. Mubin Syed. I thank you on behalf of everybody listening here attentively, and I thank you on behalf of Pakistan, and it will be a pleasure having you here. इतिहाद में Allah मेरे bless Thank you सारे always. सारे लोग इंतजार में खड़े हैं लेकिन मैंने कहा लेक्चर खत्म होगा तो बात पे बात करूंगा। Thank you very much for Okay, having okay. me. Allah मैं bless सिर्फ you. See you इंशाल्लाह। एक Thank you. रिमार्क देना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आज की जो डिस्कशन है वो टाइप 2 डायबिटीज़ की रिवर्सल की नहीं है, वो इन्फ्लेमेशन के कम करने की, ताकि एजिंग के प्रोसेस, जोड़ों के दर्द, पट्ठों के दर्द, न्यूरोनल इश्यूज वो सारे ठीक किए जा सकें। हाँ Thank you जी, so much. लेकिन ज्यादा टिल्ट डायबिटीज की तरफ हो गया, आप स्पेसिफिकली एक कैंसर के ऊपर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी Absolutely. मच डॉक्टर साहब, अस्सलाम अल्लाह वालेकुम, ब्लेस यू। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ, सादा।